टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। मैं हूं असफर रहमान और आज के शो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज मंडे का दिन है, एक नई सोच, एक नई उमंग और बहुत सारा एंटरटेनमेंट और इन्फोटेनमेंट लेके हम आपके सामने हाजिर हो जाते हैं। आज की थॉट ऑफ द डे क्या है? आज की थॉट ऑफ द डे ये है कि हमारी ज़िंदगी में इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनकी हमें वैल्यू का अंदाज़ा नहीं होता। हम कहते हैं अरे यार ये तो बिल्कुल बेकार है, इसको तो फेंक ही दो। लेकिन वो चीज़ें जो हम फेंक रहे होते हैं वो किसी के लिए कितनी कारआमद साबित हो सकती हैं, कितनी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं, हम इसको रियलाइज़ नहीं करते। फयाज भाई कैमरा बंद कर दें, इस बात को रियलाइज़ नहीं कर सकते। हमारे जो मेकअप आर्टिस्ट हैं हर वक्त कैमरा ऑन करके रखते हैं। अब आपको पता है जितने कैमरे होते हैं उतना ज़्यादा एक आर्टिस्ट कंफ्यूज हो जाता है। खैर कमिंग बैक टू द शो ख़वातीन और हज़रात, मैं आपको एक बात ही बताता चलूँ। सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो चीज़ें आप कचरे में फेंक रहे होते हैं वो चीज़ें बहुत ज़्यादा काम की भी हो सकती हैं, वो चीज़ें आपके काम आ सकती हैं। आप ये भी सोच सकते हैं कि देखो ये तो मैं फेंक तो अभी रहा हूँ, लेकिन क्या ये कल को मेरे काम आ सकती है, क्या वो किसी और के काम आ सकती है? इसी तरह मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, हमारी आगे आने वाली नस्लों के लिए और हमारे मुल्क के लिए। आप जो भी कचरा फेंक रहे हो उसके बारे में बहुत ही कॉन्शियस हो जाए। आपका जो गीला कचरा है, जिस तरह चाय की पत्ती होती है या जिस तरह खाने का वेस्ट होता है, सालन होता है, या जैसे फॉर इंस्टेंस कोई भी जिस तरह जो गीली चीज़ें होती हैं, जितनी भी केले के छिलके होते हैं, प्याज के छिलके होते हैं, जितना भी किचन का गीला कचरा होता है वो आप एक सेपरेट डब्बे में डालें। और जिस तरह जो गत्ते का कचरा होता है, जिस तरह चाय की पत्ती का डब्बा होता है, दूध का डब्बा होता है, जितना भी जो पेपर का जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको आप अलग डालें। उसको शीशे को जो बॉटल्स होती हैं शीशे की उनको अलग डालें। और जो प्लास्टिक होता है, आपको पता है प्लास्टिक तकरीबन 150 साल तक कायम दायम रहता है, वो बायोडिग्रेडेबल नहीं होता, वो बहुत 150 साल बाद वो ख़त्म होता है। तो प्लास्टिक का जितना भी कचरा है उसको एक जगह करें, क्योंकि जितना प्लास्टिक इधर उधर फैलता रहता है उतना ज़्यादा वो नुकसान का बायस बनता है। और पहली चीज़ तो ये कि आप किसी भी दुकान में जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, बहुत कॉन्शियसली दुकान वाले से कहें कि हमें प्लास्टिक के बैग्स मत दो, प्लास्टिक के कंटेनर्स भी आप घर में मत रखिए, क्योंकि आपको पता है वो आपकी सेहत के लिए भी अच्छे नहीं होते। कंटेनर्स भी अगर आपको लेने हैं, जिस तरह उर्दू की ज़बान में बर्नी कहते हैं ना, बर्नियाँ कितनी सारी हमारे घरों में होती हैं, तो बर्नी कभी भी आप लें तो कोशिश करें कि आप शीशे की बर्नी लें, या आप आजकल पेपर की बनी हुई बहुत ही खूबसूरत बर्नियाँ आती हैं जिनकी ज़्यादा लाइफ नहीं होती, उनको बहुत ज़्यादा केयरफुली रखना पड़ता है, सीलन आ जाती है उसमें, बट दे आर ऑल्सो अवेलेबल। लेकिन प्लास्टिक से अपना जो ताल्लुकात है वो आप वक्तन फ़वक्तन कम करते चले जाएं। मैं अभी रिसेंटली मैं अभी अपने दोस्तों को बता रहा था कि जो पानी पीने का जो निज़ाम होता है, हम लोग बहुत ज़्यादा प्लास्टिक की बोतलों से पानी पी रहे होते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स वो गिरती है तो टूटती नहीं है, उसकी ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट तो उसका यकीनन है। लेकिन जितने भी लोग घर में हैं प्लीज़ इस बात को ज़रूर मद्देनज़र रखें कि अगर आप मिट्टी के बर्तन से पानी पिएंगे तो वो पानी 100 गुना ज़्यादा एक अहमियत का हामिल हो जाता है, उसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू आ जाती है, वो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा हो जाता है, आपकी हेल्थ उससे बहुत बेहतर हो जाती है। बहुत सारे लोग हैं जो कि हम लोग इतनी ज़्यादा मसरूफ़ है अपनी ज़िंदगी में, इतना सब कुछ एक रूटीन हमारा इतना ज़्यादा मुश्किल होता है डेली लाइफ का, हम लोग इस बात को रियलाइज़ नहीं करते। अरे पानी है पी लो, अरे प्यास ही तो बुझानी है, क्या इतनी बड़ी चीज़ है। लेकिन आपको पता नहीं कि पानी एक ख़जाना है, उसको बहुत सोच समझ के हमें ख़र्च करना है। ये हम आपको पिछले हफ्ते फ्राइडे के दिन बता रहे थे। तो अपनी ज़िंदगी के अंदर हमेशा से ये चीज़ बहुत कॉन्शियसली इस बात का ख्याल रखिए कि जो पानी है उसको आपने बहुत सोच समझ के खर्च करना है। और जो भी कचरा आप फेंक रहे हैं उस कचरे को अलग अलग बाल्टियों में आप फेंकिए। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, जिस तरह यहाँ पे 3 बाल्टियाँ हमने आपके लिए जमा की है, इस तरह की 3 बाल्टियाँ अपने घर में आप ज़रूर रखिए। एक में सूखा कचरा डालिए, एक के अंदर आप गीला कचरा डालिए और एक में आप प्लास्टिक का कचरा डालिए। अभी प्लीज़ मैं चाहता हूँ कोई कचरा पड़ा हुआ है हमारे पास, कोई वो कचरा मंगा दें ज़रा।
तो आप समझ रहे हैं, इसके अंदर आप जो भी आपके घर के अंदर हो, कचरे को आप निकालें थैली से, उसके अंदर अलग अलग बाल्टियों में, ये रोज़ाना आपने करना है। आपको अंदाज़ा नहीं है, ये आप अपनी इन्वायरमेंट के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपनी पूरी जो आपकी जो एक जहाँ एम्बियंस, जहाँ पे आप लोग रहते हैं, जो आपका नेबरहुड है, उसके लिए आप कितना बड़ा ये फेवर कर रहे होंगे। आपको पता है प्लास्टिक एक ही जगह जमा होना चाहिए और एक ही जगह पड़ा रहना चाहिए। प्लास्टिक जितना फैलेगा, उसके अंदर आप प्लास्टिक के अंदर जो बॉटल है उसको भी आप एज ए डस्टबिन यूज़ कर सकते हो। उसके अंदर आप मास्क डालिए अपना, उसके अंदर और चीज़ें डालिए, जितनी भी प्लास्टिक के रैपर्स होते हैं, टॉफ़ी के रैपर्स होते हैं, बिस्किट के रैपर्स होते हैं, वो सारे आप उसके अंदर डालिए। और उसके साथ साथ मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि जितना भी शीशा है जो कि ग्लास होता है, वो फिर दोबारा से रीयूजेबल होता है, वो दोबारा रीयूज़ हो जाता है, उसको दोबारा से बना सकते हैं। कागज़ को दोबारा से बना सकते हैं। और कागज़ का जितना भी गत्ते का कचरा होता है, उसको फाड़ के, ट्रैश करके आप बिल्कुल ही छोटे छोटे टुकड़े करके फेंकिए। और उसके साथ साथ मैं आपको एक बात ही बताता चलूँ कि हम अपनी एनवायरनमेंट के बारे में जितनी बात करते हैं, उतना ही ख्याल हमें अपनी सेहत का, हमें अपनी दिमागी सेहत का भी रखना चाहिए। आज हम आपके लिए बड़ा ज़बरदस्त शो लेकर आए ख़वातीन और हज़रात। आज हमारे साथ उज़मा खान मेकअप आर्टिस्ट होंगी जो कि एक मेकओवर करेंगी। हमारे साथ किरण जावेद होंगी जो कि एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है। उसके साथ साथ गुलवंश ज़ुहैब जो कि एक प्ले डेट ओनर है। प्ले डेट एक बड़ी ज़बरदस्त जगह है, मेरा तो दिल चाहता है मैं ज़्यादा वक्त वहीं गुजारूं। वो क्या है ये भी आपको आज के शो में पता चलेगा। इट्स क्वाइट एन इंटरेस्टिंग लाइनअप फॉर टुडे लेडीज एंड जेंटलमैन। आई एम श्योर यू गाइस विल हैव अ ग्रेट टाइम टुडे। आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं कि आप कि क्या सवाल है। हमारी जो साइकोलॉजिस्ट आते हैं, आई थिंक आजकल के दौर में हम सबको साइकोलॉजिस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। हम लोग बहुत इस बात को इग्नोर करते हैं कि अरे हम तो बिल्कुल सही, हमें क्या ज़रूरत है साइकोलॉजिस्ट के पास जाने की या साइकेट्रिस्ट के पास जाने की। बट आई थिंक वी ऑल शुड फोकस ऑन आवर मेंटल हेल्थ। हमारी जो दिमागी सेहत है वो हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाती है और हमें हमेशा उसको बहुत कॉन्शियस उसके बारे में रहना चाहिए। वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। ख़वातीन और हज़रात, आज का शो शुरू करते हैं। आप लोग कहीं मत जाएगा, मिलते हैं आपसे छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर हम आपको अपने शो में खुशामदीद कहते हैं। आप लोग ये बात अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि हम आपकी ज़िंदगी का जो नज़रिया है वो बदलने की कितनी कोशिश करते हैं। आई थिंक जितनी भी चीज़ें आप टेलीविज़न पे देखते हैं, वो आपकी ज़िंदगी का नज़रिया, ज़िंदगी को देखने का नज़रिया जो है वो बदलने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा होता है। जिस तरह के हम हमेशा आपको ये बता रहे होते हैं कि आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, रोज़मर्रा की लाइफस्टाइल में वो वाली चीज़ें इनकॉर्पोरेट करें जिससे आपकी ज़िंदगी और आपके आने वाली नस्लों की ज़िंदगी बेहतर हो। जरा हम हमेशा कहते हैं कि अपने घरों में आप प्लांट्स की जगह थोड़ी सी सब्जियां उगाइए। आपके पास छोटा सा गार्डन है, अगर आपके पास टेरेस है जहाँ पे सनलाइट आती है, तो एक जो छोटा सा गमला है उसके अंदर कोई भी सब्ज़ी ग्रो हो सकती है और बहुत बड़ी उसकी बेल चढ़ सकती है। और आप अगर आप सब्जियां खरीदने जाएं तो आप आजकल तो लग पता जाता है कि सब्जियां कितनी महंगी हो गई हैं, आप तो जानते हैं अच्छी तरह। इसीलिए मैं आपको हमेशा बताता रहता हूँ कि ये जो चीज़ें हैं ये अपने घर में करते हैं। अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि आप कचरे को किस तरह यूटिलाइज कर सकते हैं अपने लिए और अपने मुल्क के लिए। देखिए हमारे पास जिस तरह इसमें मुख्तलिफ कचरा मौजूद है, अब मैं आपको बताता हूँ इसको हमने इस्तेमाल किस तरह करना है। देखिए जिस तरह अब ये हमारे पास कार्डबोर्ड है, गत्ता है, ये एक सूखी हुई चीज़ है। इसको हमने बिल्कुल ट्रैश करके छोटे छोटे टुकड़े करके इसको हमने सूखे कचरे में फेंकना है। ये आपने अपने घर में रोज़ाना करने, कोई भी चीज़ हो, इसको आपने छोटे छोटे इसके टुकड़े किए, इसको बिल्कुल छोटा किया और आपने इसको इसमें डंप करना शुरू कर दिया। क्योंकि ये रिसाइकल हो सकता है, ये कागज़ है, कागज़ की एक फॉर्म है। ये आपने इस तरह करके इसको छोटे टुकड़े करके जो सूखा कचरा है उसमें आपने फेंक दिया। हम दोबारा इसकी तरफ आते हैं। अब इसमें क्या है, अब इसमें हमें नज़र आता है प्लास्टिक और हमें नज़र आती है प्लास्टिक की बॉटल। अब आपने क्या करना है, प्लास्टिक को जितना एक जगह आप करके फेंक सकते हैं कचरे में उतना ज़रूरी है। कोशिश कीजिए कि आप ये प्लास्टिक की थैली को इसके अंदर डालिए। प्लास्टिक की थैली को आपने इस प्लास्टिक की बॉटल के अंदर डाला, अच्छी तरह से इसके अंदर आप इसको जमा कर लें। इसमें आप मांस डाल सकते हैं और चीज़ें डाल सकते हैं जो कि
आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप बिल्कुल फेंक रहे होते हैं, जिसमें किसी भी बैक्टीरिया या किसी भी वायरस होने का आपको खदशा हो, तो आप उसको इस प्लास्टिक की बॉटल के अंदर जमा करके फेंक सकते हैं। आपने ये लिया और आपने इसको प्लास्टिक के कैन में डंप कर दिया। जितना भी प्लास्टिक है इस तरह आप उसको प्लास्टिक के जो ड्रम है उसके अंदर आप डंप कर सकते हैं। उसके साथ मैं आपको बताऊं और जो ख़ास चीज़ है, अब हमारे किचन में से निकलता है बहुत ज़्यादा गीला कचरा। अब गीला कचरा क्या होता है? गीले कचरे के अंदर किचन की जो वो वेस्ट होती है जो कि हमारे किसी काम की नहीं होती, हमें लगता है अरे ये तो छिलके हैं, इनको तो फेंक ही दो। इसके अंदर ख़ास तौर पे होती है चाय की पत्ती। इसको आप गीले कचरे के अंदर डालिए रोज़ाना। ये देखें, ये गीले कचरे के अंदर हमने चाय की पत्ती डाली, ये प्लास्टिक था, हमने इसको प्लास्टिक में डाला। अब जिस तरह हमारे पास ये लहसुन और प्याज का छिलका मौजूद है, हमने इसको भी हमने गीले कचरे में डाल दिया, जबकि सूखी हुई चीज़ है, लेकिन जितना भी किचन का वेस्ट होगा वो गीले कचरे में जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ हम ये क्यों कर रहे हैं। देखिए, जो सूखा कचरा है ये रिसाइकिल बहुत जल्दी हो जाएगा, ये रिसाइकिल होकर दोबारा से कागज़ बन जाएगा और आप इसमें लिख सकते हैं, इसके कार्डबोर्ड के अंदर जो बनता है उसके अंदर अपना सामान स्टोर कर सकते हैं। जो गीला कचरा है वो बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र बन सकता है। जो आपने घर में प्लांट उगाया है ना, अगर आप ये गीला कचरा इसको एक मिट्टी के बर्तन में किसी मटके के अंदर स्टोर कर दें फॉर एटलीस्ट अ मंथ, 1 महीने के लिए, तो आप देखिएगा 1 महीने के बाद ये बड़ा ज़बरदस्त फर्टिलाइज़र बन जाएगा। उसको आपने जो घर में पौधे लगाए हुए हैं, जो छोटे छोटे प्लांट्स लगाए हुए हैं, उसके अंदर आप एक एक चमचा डालिए तो देखिए वो कितने फलते और फूलते हैं। और जहाँ तक प्लास्टिक के कचरे की बात है, मैंने अभी आपको बताया था प्लास्टिक बहुत देर से डिकम्पोज होता है, अरसे सारा साल पड़ा रहता है। प्लास्टिक की वजह से हमारी मरीन लाइफ कितनी तबाह हुई है। मरीन लाइफ बेसिकली होती है समंदर के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जिस तरह जानवर होते हैं, फिशेस होते हैं, फिश होती है और टर्टल्स होते हैं, मतलब जो भी मरीन लाइफ आपकी होती है, जो अंडर वाटर एनिमल्स होते हैं, उनकी ज़िंदगी कितनी ज़्यादा ख़राब होती है। आपका जो समंदर है वो कितना गंदा होता है जस्ट बिकॉज ऑफ प्लास्टिक, क्योंकि प्लास्टिक डिकम्पोज नहीं हो सकता। इसलिए आपको प्लास्टिक का कचरा एक अलग बाल्टी में इकट्ठा करना है, आपको गीला कचरा अलग बाल्टी में इकट्ठा करना है और आपको जो सूखा कचरा है वो अलग इकट्ठा करना है। हमारे एक कॉलर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। नवीन कॉल कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम नवीन जी, असफर, मैं नवीन बात कर रही हूँ कराची से। जी, कैसे हैं आप? मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूंगी। सबसे पहले तो आपने जो आज ये डिस्प्ले करके दिखाया है, जो आपने डेमो दिया है, ये मैंने आज से पहले किसी शो पे नहीं देखा। इसके लिए तो सल्यूट है TV1 को और आपको, ये बहुत जरूरी है जो आपने करके दिखा दिया आज। और मैं आपके पिछले शो के लिए भी आपको बहुत अप्रिशिएट करना चाहूंगी, जो आपने पानी की इम्पोर्टेंस के बारे में बात की। हमने बहुत इंजॉय किया उस शो को। बस मुझे आपसे यही कहना था कि जो काम आप लोग कर रहे हैं, इट्स अमेजिंग। थैंक यू सो मच नवीन, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच नवीन। अप्रिसिएशन से ज़्यादा हम यही चाहेंगे कि आप अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ ज़रूर इनकॉर्पोरेट करें अपनी ज़िंदगी के अंदर, इसको एक रोज़मर्रा का हिस्सा बनाएं। पानी, जिस तरह हमने पिछले शो में कहा था, पानी ज़ाया नहीं करना, इसी तरह हम आज आपको ये बता रहे हैं कि जितना भी कचरा है उसको आपने सही जगह फेंकना है ताकि वो सही जगह पे जाए और किसी के काम आ सके। ख़वातीन और वक्त हुआ जाता है एक छोटे से ब्रेक का। आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार, मिलता है आपसे थोड़ी सी देर के बाद। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार और टाइम हुआ जाता है हेल्थ एंड फिटनेस का। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम चाहते हैं कि आप फ़ौरन से पल्स फिटनेस जाएं और देखें कि आज शुएब आपको कौन सी एक्सरसाइज सिखा रहे हैं। ओवर टू यू शुएब। और आज हम आपको एक क्विक बॉडी वेट वर्कआउट जो है वो करके दिखाएंगे। ओवरऑल बॉडी वर्कआउट होगा। हमारे साथ हफीज़ भाई हैं। हफीज़ भाई इज़ अ वेरी सीनियर ट्रेनर, हमारे साथ आज मौजूद हैं और हफीज़ भाई हमें बताएंगे कि हम डे स्टार्ट होने से पहले ऐसे कौन से वर्कआउट्स हैं जो अपना जो है वो सुबह सुबह कर सकते हैं। हफीज़ भाई आप बताएं। बिल्कुल ये शुएब भाई, थैंक यू। और शुएब भाई भी हमारे सीनियर ट्रेनर हैं यहाँ के और पल्स फिटनेस में हम माशाल्लाह से अच्छा काम कर रहे हैं। बाकी हम ये कहना चाह रहे हैं कि आपको 6 वर्कआउट बताएंगे जिसमें क्रॉसफिट वर्कआउट होंगे, हाई इंटेंसिटी वर्कआउट है, लेकिन ये घर पे भी हम कर सकते हैं, ठीक है। और ये इसमें माउंटेन क्लाइंबर, जंपिंग जैक्स, क्रॉस किक,
डबल क्रंचेस, जैसे नॉर्मल वर्कआउट है ये। आप इसमें पहले तो हम थोड़ी सी स्ट्रेचिंग वगैरह कर लेते हैं, ठीक है। स्ट्रेचिंग करने से फ्लेक्सिबिलिटी आती है और आपके इंजरीज के चांसेस वगैरह। अच्छा, फिर ये सारी वर्कआउट्स हम घर पे कर सकते हैं, मेल फीमेल सब एक साथ कर सकते हैं? बिल्कुल, ये दोनों कर सकते हैं, मेल और फीमेल ये दोनों। ठीक है, तो हम स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं? सबसे पहले हम माउंटेन क्लाइंबर करेंगे, ठीक है, जिसमें कोर एंगेज होगा और स्टार्ट करते हैं। चलिए चलिए, इसके हम 20 रैप्स करेंगे और नीज को बिल्कुल आगे की तरफ लाएंगे, ठीक है, लाइक दिस। हाँ जी जी बिल्कुल, और इसकी थोड़ी सी स्पीड बढ़ा देंगे, ठीक है। ओके, 1 2 3 4। ओके गाइस, एज यू कैन सी हफीज भाई की बैक बिल्कुल स्ट्रेट है। 7 एंड बैक टू बैक विदाउट टचिंग योर फीट डाउन। 10 11 ऑलराइट, 12 13 14 15 16 17 18 19 one more 20। और मुझे पहला वर्कआउट करके ऐसा लग रहा है कि शायद मैं थक रहा हूँ अभी। लेकिन ये एक बड़ा बेस्ट वर्कआउट है कोर के लिए, और इसका हम एक स्ट्रेच कर लेंगे, ठीक है। स्ट्रेचिंग भी जरूरी है विद वर्कआउट। टाइट करके बिल्कुल टो पे आपने खड़े हो जाना है और कोर को टाइट रखना है, ठीक है। 10 सेकंड होल्ड करना है, कम से कम भी स्ट्रेचिंग 10 सेकंड होल्ड करना होता है। ऑलराइट, वेरी गुड वेरी गुड। एंड नेक्स्ट, और इसके बाद नेक्स्ट हम करेंगे जंपिंग जैक्स, ठीक है। चलो स्टार्ट, कम ऑन। 1 2 3 4 5 6 7। चल आगे, एनएल एक्सेल, ब्रीद आउट ऊपर जाते वक्त हाँ ब्रीद आउट करनी है। ओके, दोबारा से ब्रीद आउट। ठीक है, कितने टाइम्स करेंगे? 3 टाइम्स करेंगे। टच डाउन एंड देन ब्रीद आउट, ताकि हम नेक्स्ट जो सेट है वो आराम से कर लें, ठीक है, हमारी मुश्किल ना हो। तो अब हम करेंगे इसके साथ स्क्वाट्स करेंगे, स्क्वाट के साथ साइड किक करेंगे, ठीक है। लोअर बॉडी एंगेज करते हैं। 1 2 1 2 1 2। इसमें हमारा कोर भी आ रहा है, इसमें लेग्स भी आ रहे हैं और साइड्स भी आ रहे हैं, ठीक है। कोर एंगेज भी हो रहा है। राइट, 2 reps more, ऑलराइट, very nice, very good। अब हम इसका स्ट्रेच करेंगे लेग्स को होल्ड करके, ठीक है। ओके, आप देख रहे हैं हफीज भाई हर वर्कआउट के बाद जो रेस्ट हो रहा है उसे एक्टिव रेस्ट बना रहे हैं ताकि आपका हार्ट रेट भी कम हो और आपकी बॉडी भी स्ट्रेच होती रहे। तो हफीज भाई हमने किस तरह स्ट्रेच करना है जरा अब देखें, कैमरा में साइड से होके बताएं मुझे। आप देखें कि अब कुछ जैसे बैलेंस नहीं कर पाते तो हाथ रख के किसी चीज पे ये आपकी स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, करना है। यस, बिल्कुल, ये कोर्स के लिए एक दोनों साइड करेंगे हम, दोनों साइड करेंगे। मेरा हार्ट रेट अभी से आसमान पे चला गया। तो नेक्स्ट वर्कआउट क्या? नेक्स्ट वर्कआउट हम कोर का करेंगे लोअर बेली के लिए, ओके, ठीक है। ये ज्यादातर इशू होते हैं कि इसको कम करने के लिए, ठीक है। खवातीन का अक्सर ये मसला होता है कि लोअर बेली को कम करने के बिल्कुल लिए। बिल्कुल, ये ठीक है, अक्सर खवातीन का मसला होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं डबल क्रंचेस। मैं हफीज भाई को फॉलो करूंगा। हफीज भाई प्लीज हमें बताएं डबल क्रंचेस किस तरह करेंगे हम। चलो ठीक है, नीज बिल्कुल स्ट्रेट रखने, ठीक है। ऑलराइट, और कोर एंगेज करना है आपने, हाथ बिल्कुल हाथ पीछे, और 1 by 1, ठीक है। राइट लेग रेस करके दोनों हाथों को कोशिश करनी है कि टो की तरफ लेके टो की तरफ ले जाना है। ओके, ठीक है। ईच साइड हम करेंगे 10 reps, 10 टाइम्स। ओके, वेरी गुड। ईच साइड 10 टाइम्स मतलब 20 reps 20 reps टोटल हो जाएंगे। ऑलराइट, ओके, अब इसको रिलैक्स करने के लिए हम ब्रिज करेंगे, 10 सेकंड होल्ड, ब्रिज। और ब्रिज हमें किस तरह करना है? बिल्कुल नीज को हमने थोड़ा सा शोल्डर बीट रखना है, ठीक है। और हिप एक्सटेंशन करना है ऊपर आके, हिप को रेस करना है। हाँ बिल्कुल ऐसे। और कितने सेकंड होल्ड करेंगे? 10 सेकंड होल्ड करेंगे, इससे बिल्कुल आपका कोर रिलैक्स हो जाएगा, लोअर बैक भी रिलैक्स हो जाएगा। ओके, 10 seconds. ओके, डन, That's it. दैट्स इट।
शोएब भाई अभी हम लास्ट में करेंगे प्लैंक, और ये समझो कि एंड में जरूरी है, और इससे आपकी कोर की स्ट्रेंथ भी बढ़ती है और लोअर बैक की स्ट्रेंथ भी बढ़ती है। Alright, और इसको हम कोशिश करेंगे कि टाइमर आगे रख लेंगे। अगर टाइमर नहीं है तो जैसे 100 तक हम अकाउंट भी कर सकते हैं, और जिसकी एंडोरेंस अच्छी होगी तो वो 200 भी गिन सकता है, 300 भी गिन सकता है। ठीक है, लेकिन हम कोशिश करेंगे हम 1 मिनट का प्लान करते हैं मैक्सिमम। डन। ओके डन। ट्रस्ट मी गाइस, ये 1 मिनट आपको जो है ना 1 साल के बराबर लगने वाला है। जी जी जी। ओके, किस तरह करना है हमने? सबसे पहले हमने एल्बोज रखने हैं, ठीक है, और उसके बाद हमने नीज को स्ट्रेट करना है, और हिप को ज्यादा ऊपर भी नहीं करना और नीचे डाउन भी नहीं करना। सो ऑन योर एल्बोज गाइस एंड ऑन योर टोज, और अपनी हिप्स को स्ट्रेट रखना है आपने, एंड योर चिन अबव योर थम्स, ठीक है, लाइक दिस। हाँ, स्टार्ट टाइमर 1 मिनट। हम 1 मिनट काउंट करते हैं। सो लेट्स सी हम कितना कर सकते हैं। सो हमने अपनी बैक को और अपने कोर को, लाइक अपने स्टमक को एंगेज रखना है, अपने स्टमक को टाइट करके रखना है। एंगेज किस तरह रखना है हफीज भाई, आप मुझे जरा एक्सप्लेन करें। ये एक्सप्लेन ये कर रहे हैं कि जैसे कि हम ब्रीदिंग आउट करेंगे, ठीक है, और कोर को बिल्कुल टाइट कर देना है, ठीक है। ओके, सो ब्रीथ करते रहना है, ब्रीथ करते रहना है। कि 1 मिनट बहुत भारी गुजरा मेरे ऊपर। काउंट डाउन करेंगे 10, Alright. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। बहुत अच्छा, गुड जॉब। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना काफी है। सो गाइस, दिस इज इट फॉर टुडे। आज के लिए आज का सेशन दैट वाज ओवरऑल बॉडी कार्डियो, लाइक ओवरऑल बॉडी वर्कआउट। आप घर पे कर सकते हैं, कभी भी, लाइक ब्रेकफास्ट से पहले, अपना दिन स्टार्ट होने से पहले आप वर्कआउट कर सकते हैं। इट्स गोना कीप यू हेल्दी। वेलकम बैक खवातीन, रोज रात आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। और जैसे कि आप जानते हैं वक्त हो जाता है चमकते चेहरे का, और चमकते चेहरे में हमारे साथ आज एक बड़ा खूबसूरत चमकता हुआ चेहरा है उस्मा खान का। अस्सलाम वालेकुम उस्मा, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, आप कैसे हैं? मैं बस बेहतरीन। मैं चाह रहा हूँ मेरा भी चेहरा आपको थोड़ा चमका दे। माशाल्लाह, आपका वैसे ही बहुत ग्लो कर रहा है। थैंक यू उस्मा। हमारी एक बड़ी ज़बरदस्त ब्यूटिशियन है, मेकअप आर्टिस्ट है, हेयर स्टाइलिस्ट है। आज हम उस्मा से पूछेंगे, उस्मा इतनी गर्मी आ गई है, इतना ज़्यादा हीट वेव आया हुआ है, आजकल ट्रेंड क्या चल रहा है मेकअप का? आजकल ट्रेंड ये चल रहा है कि लाइक सबको मेकअप सॉफ्ट चाहिए, बहुत ज़्यादा हार्श लुक नहीं चाहिए, और बेस बहुत सेटल चाहिए सबको, कि बिल्कुल नेचुरल टोन में। बहुत ज़्यादा हैवी बेस नहीं चल रही, बहुत केकी बेस नहीं चल रही, क्योंकि वेदर हमारा आपको पता है कैसा है कि थोड़ा सा बाहर निकले तो क्या हशर हो रहा है, ऑयल बहुत है। बिल्कुल, जिनके ड्राई स्किन है उनकी भी ऑयली हो रही है। तो लेकिन मुझे बात बताएं उसमें, मुझे ऐसा लगता है, आई थिंक सबको ऐसा लगता है कि खवातीन के मयार पे पूरा उतरना कुछ मुश्किल होता है। और कभी आपके साथ ऐसा होता है कि कोई क्लाइंट आपके पास आई हो, मेकअप आपने मेकअप कर दिया उनका, फिर उसके बाद वो खुद ही अपनी पसंद की लिपस्टिक लगा ली, या उस बार यार ये तुमने सही नहीं? देखिए, अब आजकल के हिसाब से मैं बात करूंगी तो 70% में काफ़ी हद तक हमारी जो खवातीन है, लेडीज़ है, वो काफ़ी हद तक माशाल्लाह सुधर गई हैं। और जो नहीं सुधरी उनको आप सुधार देते हैं? उनको सुधार देते, उनको बोलते ये ले आप पकड़ ले, आप खुद अपनी थोड़ी सी जो है फिनिशिंग कर ले अगर कर सकती हैं तो। अच्छा। लेकिन ये होती है, ये बहस करती है खवातीन से? तो हाँ, बहुत कम, बट क्योंकि हमारे ऊपर जब ट्रस्ट करके बैठती हैं तो उनको एक कंफर्टेबल हो जाती हैं और रिलैक्स होती हैं कि हाँ कुछ सही हाथों में गए हैं। जो जब जाहिर सी बात है आप अनप्रोफेशनल लोगों के हाथों में जाते हैं तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होता है। लेकिन उसमें जैसे अभी आप बता रही है कि देखिए ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं, लाइट सॉफ्ट मेकअप चल रहा है, ये वो। अब ऑफ कोर्स अब आपके पास अगर कोई आया है तो देखिए दो तरह के लोग आते होंगे। एक तो वो आपसे कहते होंगे उस बार तुम बताओ, और एक कुछ होते हैं जो आपको बता रहे होते होंगे कि नहीं उस बार मुझे ये चाहिए। अब कुछ ऐसे चेहरे होते हैं जिन पे हैवी मेकअप सूट नहीं करता, क्या आप उन्हें बता देती हैं कि देखो ये तुम पे अच्छा नहीं लगेगा? बिल्कुल, गाइड करना हमारा राइट बनता है, क्योंकि जब हमारे पास एक क्लाइंट आ रहा है, हमारे ऊपर ट्रस्ट कर रहा है, तो हमको उसको सही गाइड करना ज़रूरी है। और सेकेंडली ये होता है कि कुछ क्लाइंट ऐसे आते ही सबसे पहले हम उनकी चॉइस पूछते हैं कि आपकी चॉइस क्या है, आप चाहते क्या है, आपका इवेंट कौन सा है, आपका लाइट कितनी गैदरिंग है, किसके हिसाब से किस तरह का मेकअप करना है, तो उसके हिसाब से फिर मेकअप किया जाता है। ये नहीं है कि आप अपने लोग बात मान लेते हैं, अपनी मनवाते हैं? नहीं, अब अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक मान जाते हैं, क्योंकि मेरे तो बात मान लेते हैं, बाकियों को पता नहीं। अच्छा, आज हम क्या
कर रहे हैं? आज हम सॉफ्ट पार्टी मेकअप कर रहे हैं। लाइक इस तरह से है कि वेदर के हिसाब से डे और नाइट दोनों में चल सकता है। अच्छा, पार्टी मेकअप मतलब पार्टी मेकअप जो कि एंगेजमेंट्स वगैरह पे, जैसे पार्टी वेयर में, बिल्कुल इस तरह से। वैसे हो कितने ज्यादा ये तो माशाल्लाह से अच्छी बात है ना, है ना, आपके लिए बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल अच्छी बात है, ये तो उस्मा के दिल से निकली बात है। कितनी अच्छी बात है कि ये इस तरह की गैदरिंग्स होनी चाहिए और बढ़नी चाहिए, बढ़ती चली जा रही है। लेकिन अच्छा उस्मा, एक चीज और, कभी ऐसा होता है कि खवातीन आपके पास कोई तस्वीर लेकर आए कि यार ये कर दो, फिर आप क्या करती हैं? देखिए कुछ खवातीन, मैं आपको एक थोड़ी सी बता रही हूँ कि कुछ ऐसी आती हैं हमारे पास, लाइक इंडियन एक्टर्स हैं, उनकी बॉलीवुड की पिक्चर्स लेके आती हैं हेयर की, जबकि उनको फुल हेयर फॉल होता है, उनके बाल नहीं होते। फिर हम बोलते हैं आप बराए मेहरबानी इसके लिए आपको एक्सटेंशन लगानी पड़ेगी, इसके लिए आपको हेयर ग्रो करनी पड़ेगी, ये हेयर स्टाइल आप पे नहीं बन सकता। और आजकल की माशाल्लाह से लेडीज़ बहुत एक्सपर्ट हो गई है, वो जाके अपनी एक्सटेंशंस भी लेके आती है, मगर वो कलर ब्लैक होगा और वो गोल्डन लेके आएंगी। थोड़ा सा जहाँ आगे हमें प्रॉब्लम आती है सिर्फ इसी वजह से हेयर के ऊपर आती है। बाकी ये होता है कि अदरवाइज हम मेकअप का लुक वो दे सकते हैं सॉफ्ट, मगर बालों में। लेकिन अभी बहुत ही सच्चा सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ और आपको सच्चा जवाब देना है। ऑफ कोर्स पिटवाएंगे आप मुझे। नहीं, क्यों नहीं, देखिए मैं आपको देखिए ये जानना बड़ा जरूरी है, मुझे लगता है ऑडियंस को भी ये जानना जरूरी है कि देखिए मेकअप आर्टिस्ट जो है या जो सैलून में आप गए वो भी इंसान ही चला रहे हैं, कोई रोबोट तो नहीं है। कभी मुझे ऐसा बताया कि बहुत रश हो, बेतहाशा क्लाइंट्स आए हुए और मतलब चेयर्स की चेयर्स भरी हुई हो, और उसमें कोई इस तरह का इंटेलिजेंट क्लाइंट आपके पास एक क्लाइंट ऐसा होता है जो बहुत परेशान करता है। वो बैठ जाएगा, पूरा सबसे पहले उसका होगा, मगर वो लास्ट तक बैठा रहेगा और थोड़ी जाते हुए भी क्या बीच में आके मेरी ये लिपस्टिक खराब हो गई, मेरा ये लाइनर देखे थोड़ा सा ऑयल आ गया, मेरा शिमर उतर गया, मेरा कुछ है, वो एंड तक बैठे रहेंगे। वो सबसे एंडिंग में जाएंगे और उनकी कॉल्स आ रही होंगी घर से और वो बोलेंगे अच्छा मैं एक टचअप, लास्ट टचअप मेरा रह गया, फिर आप कर देती है? तो करना पड़ता है। अच्छा, कभी उसमें ऐसा हुआ कि आपने बहुत मेहनत करके कोई ब्राइड या कोई लड़की किसी को ना मेकअप करके रेडी किया और सबको रेडी होने के बाद उसने कहा हाँ उसमें अच्छा किया लेकिन मजा नहीं आया, और तुमने उसका ज्यादा अच्छा जब मैं क्लाइंट मेरे पास बैठते, मैं कभी आई मेकअप करती हूँ तो मैं कंप्लीट मेकअप नहीं करती, तो थोड़ा सा घर वर्कर कुछ कर देंगी, मेरा सारा मेकअप अच्छा हुआ मगर आपकी वर्कर ने बेस मेरी अच्छी नहीं बनाई तो मैं थोड़ा सा, आप मुझे इसको जरा ब्लैक लग रहा है, मुझे व्हाइट कर देना। अच्छा, लेकिन लोग ज्यादा व्हाइट बनना चाहते हैं? ऑब्वियसली सबको शौक है व्हाइट होने का, ये बड़ी गलत बात है। ये गलत बात, बहुत गलत बात है। आपका जो रंग अल्लाह ताला की तरफ से आपको मिला है, आप अपनी स्किन बेहतर करें, उसके ऊपर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बोलना चाहिए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बोलना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है उस्मा कि आपको अपनी स्किन की क्वालिटी बेहतर करनी चाहिए। आप अपनी स्किन टोन के लेवल को मेकअप करें और स्किन अच्छी रखें, ग्लो रखें, तो आपको मेरा ख्याल इतनी मेकअप की नीड भी नहीं रहेगी। बिल्कुल सही। लेकिन आज हमें मेकअप की नीड है। हमारे साथ हमारी मॉडल रोमा मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम रोमा, कैसी हैं आप? हाउ आर यू? अच्छा, हम क्या कर रहे हैं आज बताएं? पार्टी मेकअप कर रहे हैं। रोमा हमारी माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत सी मॉडल है और इनका आज मैं सॉफ्ट मेकअप लाइट पार्टी मेकअप के करूंगी, क्योंकि बिल्कुल, और इनकी एज के हिसाब से मैं इनका मेकअप करूंगी, बिल्कुल सेटल सा मेकअप होगा। बहुत तो कितनी अभी 30 छोटी लग रही है 16 बिल्कुल बहुत छोटी एज में है, तो इंशाल्लाह इसी तरह से सॉफ्ट लुक में रहूंगी ताकि इनका बहुत। खवातीन हमेशा 16 की रहती है, मुझे लगता है खवातीन कभी 16 से आगे नहीं बढ़ती। क्या ख्याल है उसमें आपका? नहीं बढ़ना चाहिए, खवातीन को क्यों बढ़ना चाहिए? क्यों बढ़ना चाहिए? आई थिंक 16 18 पे डन करें। हाँ नहीं, अभी 25 पे आके आजकल थोड़ा सा हो जाता है, हम इससे आगे नहीं बढ़ सकते। 25 मैक्स है बस जबरदस्त। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा मेकअप की तरफ आऊंगी और मैं सबसे पहले इनकी आईज पे मुझे थोड़े से डार्क सर्कल लग रहे हैं, मैं सिर्फ इसी को कंट्रोल करूंगी पहले, और ये चिन एरिया पे यहाँ पे थोड़ा सा डार्क लग रहा है, मैं यहाँ पे डार्क एरिया जो है वहाँ पे थोड़ा सा हमेशा डार्कर टोन से ही कवर करूँगी इनको, और उसी से ही कवर करना चाहिए। जब आप लाइटर टोन पे करते हैं तो आपको ग्रे लुक देता है। मैं डार्क टोन से इनको कवर कर रही हूँ, थोड़ा सा फिंगर से ब्लेंडिंग कर रही हूँ ताकि फिंगर से बहुत अच्छी ब्लेंडिंग होती है। और बंद कीजिए बेटा आइस को, थोड़ा जो डार्क सर्कल है उसको कवर कर रही हूँ मैं, वो भी मैं फिंगर से ही करूँगी। टाइम थोड़ा सा शॉर्ट होता है हमारे पास, मैंने इसी वजह से लैशेस इनको लगा दी हैं। और वैसे माशाल्लाह इनकी स्किन बहुत ही अच्छी है, बहुत ही खूबसूरत सी स्किन है, कोई मुझे इसमें एक्नी नहीं नज़र आ रही। हल्के हल्के कहीं कहीं एक आधा कोई स्पॉट है, वो हमारी बेस से कवर हो जाता है। उसमें एक अच्छी चीज़ है आपने जो बताई कि वो ग्रे चेहरे बहुत इजीली हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा वाइट करने, जब हम लोग अंडर टोन से हट के अपना काम कर रहे होते हैं उसकी वजह से हमारा ग्रे टोन आना शुरू हो जाता है, क्योंकि हमेशा आप अपनी अंडर टोन के साथ काम करें तो बेहतर है।
क्योंकि इनकी स्किन में मुझे येलो का पिगमेंट थोड़ा आ रहा था, मैं उसी के हिसाब से येलो टोन की पिगमेंट के अंडरटोन को कवर कर रही हूँ और उसी से कंसील करके इनको बेस दूंगी और बहुत ज़्यादा केकी लुक भी नहीं दूंगी। आई थिंक आजकल मेरे ख्याल से केकी लुक चलता भी नहीं। बिल्कुल नहीं है। मेरे पास ये एक बेस है जो लॉक बेस है, पानी के साथ भी आप लगा सकते हैं, विदाउट वाटर आप यूज़ कर सकते हैं। लाइक उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा, ये बिल्कुल भी ऑयली लुक नहीं देगा, ये मार्केट में इजीली अवेलेबल भी है। क्या नाम है बेस का? लॉक बेस के नाम से बेस। है। ये ब्रांड है, अलग अलग ब्रांड के हैं। मैं इसका एक आपको बता रही हूँ, मेथड बता रही हूँ करने का, कि हम इसको पानी से भी यूज़ कर रहे हैं और मैं इसको डायरेक्टली भी लगा सकती हूँ, विदाउट वाटर भी यूज़ कर सकती। बट ये कि गर्मियों के हिसाब से पसीना आएगा, मैं वाटर के साथ यूज़ कर रही हूँ तो उसका अच्छा रहेगा और ज़्यादा अच्छी पेनिट्रेट होगी आपकी स्किन में, तो आपकी स्किन ग्लो करेगी, इससे आपके क्रैक नहीं होंगे बिल्कुल भी। और मैं आप देखिएगा बिल्कुल, ये देखिए नेचुरल टोन के साथ काम कर रही हूँ। आई थिंक आजकल वक्त की जरूरत बन गया, ऑफिस जाते हुए भी। और आजकल का जो मेकअप आई थिंक जो आ रहा है उसके अंदर सनस्क्रीन बड़ा जरूरी है, वो ऑलरेडी मौजूद होता है। आप अपनी स्किन को जितना हो सकता है, अभी गर्मियां हैं, आई थिंक टोनिंग करें, उसको ठंडे पानी से वॉश करें, आइसिंग करें, उसको टोनर का इस्तेमाल करें। रोज आइसिंग बहुत अच्छी चीज़ है, रोज वाटर का यूज़ करें। ख़वातीन और हज़रात, हमारे साथ उज़्मा खान मौजूद हैं और आज उज़्मा खान हमारी मॉडल के ऊपर पार्टी मेकअप कर रही हैं, जो कि आप सीख सकते हैं और अपने घर में हाँ उज़्मा खान के साथ साथ आप भी मेकअप इस वक्त कर सकती हैं और जो वो कर रही हैं वो आप भी कर सकती हैं। लेते एक छोटा सा ब्रेक के में जाएगा वॉचिंग द मॉर्निंग स्टार। मिलते हैं आपसे थोड़ी सी देर के बाद। अफसोस होता है मुझे। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार और शेफ मुनीज़ा हमारी किचन क्वीन हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। ढोलक आपके लिए। बहुत शुक्रिया, आप लोग यहाँ से हटके कुछ यहाँ पे तो आए। क्या मतलब? वरना तो सारा ध्यान यहाँ पे होता है। देखा कितनी अच्छी बात। ये किसके लिए बजाई थी? पहले आपके लिए, आपके लिए सब आपके लिए बज रहा है। आज मेरे लिए कोई खास बात है क्या? वहाँ उज़्मा खान मेकअप भी आपके लिए कर रही हैं। मेरे लिए कर रही है मेकअप? ओहो वाह भाई वाह, मतलब आज तो मेरा दिन है। आज मेरी बर्थडे तो नहीं है? हमारी जो उज़्मा खान जो स्टाइलिस्ट आई हैं आज, हम उन्हें बड़ी जबरदस्त मेकअप के बारे में टिप्स दी थी। कहती मुझे शेफ मुनीज़ा का मेकअप बहुत हैवी लगता है। हैवी लगता है आपको? नहीं, कोई बात नहीं, मैंने एक स्टाइल स्टेटमेंट बना दिया, आप शेफ इसी तरीके से मेकअप करके आएंगे। एक तो अब शेफ मुनीज़ा ना पकड़ में नहीं आती, बड़ी अफसोस की बात है। सीखा किससे? आपकी शागिर्दी में रही हूँ मैं। हाँ ये बात सही है ना, ये बात सही है। देखा, चलिए सिखाया भी उन्होंने मुझे मतलब आपको कोई मेरी बात बुरी नहीं लगती, इतना अफसोस हो रहा है। मैं सोचता हूँ कि मैं क्या ऐसी बात करूँ कि शेफ मुनीज़ा नाराज हो। अब तो ये हर चीज खेल लेती है भाई, है ना। रैकेट कहीं से भी आ जाता है। हमारे व्यूअर्स को भी यही सिखाया है कि आपने इसी तरह खुश रहना है, हमेशा खुश रहे बस। कोई कुछ भी कहे ना, कहने दे ये जो आप कर देती है ना, बस इसके बाद दिल चाहता है मैं शो छोड़ के चला जाऊँ। यही आप कह रही हैं, ये मैं नहीं होने दूंगा। चले मैंने उस दिन आपको ऑफर दी थी कि आप कुकिंग करें, मैं होस्टिंग कर लूँ। आज हम काम की तरफ वापस आते हैं ख़वातीन और हज़रात। आज क्या बना रहे हैं हम? अच्छा, आज दाल चावल थाली बना रहे हैं, लेकिन ये इस बात का जवाब ही नहीं देता। आप लोग कॉल करें और बताएं कि क्या मुझे होस्टिंग करनी चाहिए और क्या असफर को शेफ बनना चाहिए। ये आज का सवाल है। पहले आपको आई थिंक न्यूज़ कास्टर बनना चाहिए है। अब वो ट्रेनिंग होती है। बुरी खबरें सुनाऊं फिर मैं? आप वेदर की खबरें सुनाया करें। अच्छा, मौसम के हाल। मैं मौसम याद की, हाँ क्यों नहीं, आज गरज चमक के साथ बारिश होगी और मौसलाधार बारिश होगी। अच्छा, आज हम थाली बना रहे हैं, दाल चावल थाली। जी हाँ, दाल चावल थाली बना रहे हैं। साथ में क्योंकि आजकल कैरी का सीजन स्टार्ट हो चुका है, यानी कि रॉ मैंगो का, तो हम जो है उससे ये पूरा वीक सरप्राइज रिवील कर दें। क्या कि पूरा वीक हम क्या करने जा रहे हैं? पूरा वीक हम क्या, मुझे तो बताएं आप। आपको भी नहीं पता? नहीं, सरप्राइज रिवील कर दो वैसे करिए, तो मैंने कोई प्लान बनाया। अच्छा भाई, पूरा वीक हम इंशाल्लाह जो है वो कैरी के साथ आपको डिफरेंट चीज़ें बनाना बताएंगे। तो आज हम दाल चावल के साथ इंस्टेंट अचार बताने जा रहे हैं कैरी का, कि आप कैसे बना सकते हो। कैरी का नाम सुन के मुंह में पानी तो आ ही जाता है ना, आपकी कमजोरी है ना खाने को लेके शेफ मुनीज़ा, इसकी क्या बात है ना। इसी वजह से तो मैं शेफ बनी थी। अच्छा, खाती भी रहूंगी और पकाती भी रहूंगी। अरे मैं तो चख रही हूँ, करते हुए आप डिश आधी कर देती हो, है ना। हाँ,
हाँ। सुनिए, अच्छा ये हमने आज चने की दाल बनाई है? नहीं, ये मूंग की दाल है। हमने तकरीबन 500 ग्राम मूंग की दाल ले ली यहाँ पर, और साथ ही साथ इसका तड़का तैयार करेंगे। कि दाल हमने बॉईल कर ली है क्योंकि हमारे पास टाइम शॉर्ट होता है। असफर इतनी बातें करते हैं कि हमें मौका ही नहीं मिलता कि हम खाना भी बना ले। फिर ये बोलते हैं कि शेफ मुनीसा आप इतना बोल रही होती हैं, तो हमने दाल। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं कॉफी पिएगा, अब आप होस्टिंग करेगा। होस्टिंग करी? ओए होए, ठीक है, चले देखते हैं। यही तो हम सब चाहते थे। अच्छा, देखते हैं कि आप मेरे बगैर कितना अच्छा होस्टिंग कर रही हैं। अच्छा चले, आपके बगैर नहीं, आपके साथ ज़्यादा मज़ा आता है वैसे। ठीक है, लेकिन चले कोई बात नहीं, आप वहाँ जा रहे तो चले। नहीं, बाहर क्यों जाऊँ मैं यहीं मौजूद हूँ, आप करें, चले। अच्छा, हमने यहाँ पे दाल जो है वो बॉईल कर ली है। मूंग की दाल बिल्कुल बॉईल कर लें, बिल्कुल मैश हो जानी चाहिए। दाल हमेशा बॉईल करने से पहले आधा घंटा पहले आपने इसको सोक कर लेना है, या 1 से 2 घंटा इसको सोकिंग टाइम देना है। क्योंकि उससे ये होता है कि अक्सर हम कहते हैं कि हमारी दाल जो है वो चढ़ गई है या ज़्यादा वो मैश नहीं हो पा रही। एक ये रीज़न। दूसरी ये रीज़न कि अक्सर हमारे घरों में जो है वो खारा पानी आ रहा होता है, सॉल्टी वाटर, ठीक है, मीठा पानी नहीं आ रहा होता। तो हम लोग जो है बेख्याली में उस पानी में इसको सोक कर देते हैं। उससे भी हमारी दाल जो है वो चढ़ जाती है, जल्दी जो है वो पकती नहीं है। ये रीज़न भी रहता है लोगों का। दाल चढ़ जाती है क्या मतलब? खड़ी ऊपर से गल जाती है, अंदर से जो है वो मतलब सख्त रहती है, हार्ड रहती है। इसको चढ़ जाना कहते हैं। ठीक है, तो जो है आप लोग छोड़ देंगे। आपको भी नहीं पता उस बार? ये देखे उस बार ये इसी तरह की ऐसी गोलमोल बातें करती है, मैं तो कंफ्यूज हो गया। मुझे भी नहीं पता था। मैं किसी को कि यार दाल चढ़ जाती है, सोचे दाल का मतलब दाल तो चढ़ी हुई है, वो चढ़ेगी। लोग दाल पे दाल खरीदने शुरू कर, मतलब उसको गुस्सा आ जाता है, इसको गुस्सा आ जाता है, दाल को गुस्सा आ जाता है। दाल को गुस्सा। हाँ, देखिए जिस तरह अभी मुझे गुस्सा आ रहा है। आपको गुस्सा आ रहा है? बताने नहीं दे रहे ना आप रेसिपी में। अच्छा प्लीज बताएं। हाँ देखिए, अभी तक इन्होंने बोला था अब मैं चुप रहूंगा, आप बोलिएगा, आप खुद ही शुरू हो गए। आपने बात इतनी जबरदस्त की दाल चढ़ जाती है। देखिए मैं सिखा रही हूँ ना लोगों को जिनको नहीं पता, जैसे आपको नहीं पता। आपने जैसे ही कहा ना दाल चढ़ जाती है, आप देखें कितने लोग चमचा लेके खड़े हो गए। देखिए अच्छा, वेरी गुड, ओके, हो गया जी। अब सिखा अब सीख ले। अच्छा जी, हम जो है वो दाल का तड़का तैयार कर रहे हैं, और दाल में हमने कुछ भी शामिल नहीं करा था, सिर्फ हमने जो है दाल के अंदर हल्दी डाली थी और इसको बॉईल कर लिया। शेफ मुनीसा, जिनके खारा पानी आता है वो एक मिनरल वाटर की बोतल में इसको सोक कर लेना। मिनरल वाटर या आरओ का पानी सबके घरों में आ रहा होता है, आप उसमें जो है उसको मतलब प्लांट का पानी। जी जी, ठीक है, तो प्लांट का यूजुअली अब कैन सभी ले रहे होते हैं, मेरे ख्याल से हर घर में वो आ रहा होता है। अगर आप कंपनीज के नहीं ले रहे या आप कोई भी उसके ब्रांड के ले रहे हैं व्हाटएवर, तो उस पानी में आप इसको सोक कर दीजिए। और उसी में फिर मैं तो उसी में खाना पका रही होती हूँ, और आप लोग भी कोशिश करा करें कि साफ़ पानी में खाना पकाएं, क्योंकि जो है ये हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और हमने यहाँ पे जो है वो कैरी भी ले ली है। कैरी को हमने इस तरीके से काट लिया, इसका अचार भी हम आपको बताएंगे, जूलियन कट। ठीक है, प्याज हमने स्लाइस कर लिए है। हम इसके अंदर तड़के में जो है वो राई दाना शामिल कर रहे हैं 1 टीस्पून के करीब। ठीक है, ये देखें, ये जैसे ही हमारा तड़का तैयार होना शुरू हो गया, असफत फौरन दूर हो जाते हैं। ठीक है, आपको डर लगता है, देखिए कोई चीज़ से तो इनको डर लगता है। राई दाना, फिर आपने डाला है जीरा डाला है। ठीक है, डालेंगी प्याज स्लाइस प्याज डाल दी, एक बिल्कुल प्याज हमने स्लाइस की भी डाल दी है। और थोड़ा सा ये जो लहसुन है हम जल्दी से इसको स्लाइस कर लेते हैं, ये भी जो है मैं इसके अंदर शामिल करूंगी। हम कटिंग बोर्ड को थोड़ा सा वो सेट कर लेंगे। अगर लहसुन हम स्लाइस के बगैर डालें तो पूरे होल? हाँ नहीं, कैसे, वो इतना बड़ा बड़ा लहसुन मुंह में आएगा आपका, और तड़का थोड़ी तैयार होगा उससे। अच्छा, तो लहसुन पेस्ट भी तो डाल सकते हैं? पेस्ट डाल सकते हैं, लेकिन जो इसका फ्लेवर आएगा ना, देखिए हर कट का अपना एक फ्लेवर होता है, तो वो जो है वो पेस्ट में नहीं आएगा, एक बात है। तो वो इसमें जो फ्लेवर आएगा ना बड़ा जबरदस्त। हाँ बिल्कुल, चला दिया, बिल्कुल ठीक है। तो ये हमने थोड़े से लहसुन जो है वो 2 से 3 हमने स्लाइस कर लिए यहाँ पर। और ये राई दाना क्या होता है? मस्टर्ड सीड्स। ठीक है, ये हमने शामिल करे। इससे राई दाना अक्सर आपने देखा होगा अचार में भी बड़ा होता है। खुशबू कितनी अच्छी आई, बहुत ज़बरदस्त इसकी खुशबू आई। वो राई दाना की ही खुशबू होती है जी। ये हम जो है लहसुन हमने 2 से 3 जो है वो करें हैं, वो इसके अंदर शामिल करें। मुझे थोड़ा सा ऑयल कम लग रहा है, तो मैं थोड़ा सा ऑयल इसके अंदर शामिल करना चाहूँगी। तो अगर आप लोग को भी कम लगे तो आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। आई थिंक दाल के ऊपर तेल पड़ा हुआ बड़ा अच्छा लगता है। हाँ हाँ बिल्कुल, ये तो कुछ ज़्यादा ही तेल डाल दिया आपने। नहीं, अब इतना भी नहीं है, आप तो बस बहुत ही घरेलू टोन में अब बात किए वाली आपने, है ना।
लग रहा है ये टोन बहुत घर में इस्तेमाल हो रही है आजकल। नहीं जी, ऐसा कोई जब ही कंप्लेन्स आ रही हैं घर से। अच्छा, आपके पास तो बड़ी कोई कंप्लेन्स मेरी हर जगह से आ जाती हैं, घर से, क्या मतलब, इधर से, उधर से। नहीं, क्या मतलब दूल्हा भाई मुझसे अपने दिल के दर्द शेयर नहीं कर सकते? नहीं, आप ही मिले उनको शेयर करने के लिए और आप उन्हीं की सुन रहे होते बैठ के। उनको लगता है कि आप अपने भाई की बात मानेंगी इसलिए वो। हाँ, अच्छा, तो क्या क्या शिकायतें आ गई जरा ये भी बता दें। ख़वातीन हज़रात, अभी शेफ मुनीज़ा एक बड़े अच्छे मूड में है। वहाँ उज़्मा खान, उज़्मा मेकअप हमारा कहाँ तक पहुँचा हुआ है? मेकअप आई थिंक आइज का मेरा बस रह गया, लिप्स का, क्योंकि मैंने इनको बेस लगा दी थी ब्रेक के दौरान। उसके बाद मैंने इनको आईब्रोज का शेप दिया है और अब मैं आइस मेकअप की तरफ आऊँगी इनके। और अगर आप फ्री हैं तो खाना आपका बन गया तो मैं आइस मेकअप। अरे खाना तो भी बन रहा है, लेकिन एक वक्त हुआ जाता है छोटे से ब्रेक का। आप लोग देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। आज हम बना रहे हैं दाल चावल थाली, उसके साथ उज़्मा मेकअप भी करिए, पार्टी मेकअप। छोटा सा ब्रेक लीजिए, कहीं जाएगा, मिलता है आपसे थोड़ी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार और शेफ मुनीज़ा माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी बातें करती हैं कि आपको घर में रेडियो की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके घर में लाइट चली जाए तो शेफ मुनीज़ा साहब की दोस्ती, आप इन्हें कॉल करें और बस इनकी कॉल स्पीकर पे लगा के आप सो सकते हैं, तो क्योंकि वो बातों का सिलसिला कभी ख़त्म नहीं होगा। माशाल्लाह, ये ना कितनी अच्छी बात है आपकी। और आपने कस्टर्ड भी बनाया, आपने मुझे बताया नहीं। हाँ, ये कस्टर्ड हमने बनाया है दाल के साथ। दाल को उबाल के हल्दी के साथ हमने ब्लेंड कर लिया, हमारा कस्टर्ड तैयार हो गया। ये दाल है? जी हाँ, ठीक है। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले आप कस्टर्ड का टेस्ट मुंह में रख के बैठे। मुझे उस बार कसम से वहां से देखें, आपको कस्टर्ड नहीं लग रहा? मुझे लग रहा कस्टर्ड बनाया है शायद आपने। हाँ, आपने सही है। है, आपने। अभी थोड़ी देर पहले असफर कह रहे थे दूल्हा भाई की परेशानी, अभी इन्होंने कितनी तारीफें करी, तो मुझे दूल्हा भाई कितने लगी हैं इनके दूल्हा भाई, है ना? वो तो आपको सुन के वो बोलना भूल गए। हाँ, बेचारे इतने मासूम हैं, वो कहते नहीं मुझे सिर्फ सुनना है। हाँ, बिल्कुल ऐसी सारी बातें उन्होंने ना इनको फोन करके कड़ी पत्ता और बताई थी। तेज पत्ता है, कड़ी पत्ता वाह वाह वाह। तड़के में हमने कड़ी पत्ता शामिल करा है, ठीक है। प्याज हमारी लाइट गोल्डन हो गई है, लहसुन भी लाइट गोल्डन हो गया। और अब इसमें थोड़ी सी जो है ना, हम जब कड़ी पत्ते की खुशबू अच्छी सी आ जाएगी तो हम इसमें हरी मिर्चें डालें। हमने दाल में कोई मिर्ची या कुछ भी ऐसा नहीं डाला है। अच्छा, लोग गोल मिर्चों से बगाड़ देते हैं, आज बिल्कुल डिफरेंट तरीके से दाल बना रहे हैं। तो क्योंकि इसके साथ हम बहुत सारे कॉन्डिमेंट्स रख रहे हैं, जिसमें टमाटर की चटनी है, कैरी का अचार है, ठीक है। तो so difficult है ना, so difficult। मैं समझ नहीं आ रहा कॉन्डिमेंट्स क्या हो। कॉन्डिमेंट्स नहीं पता आपको? ओह माय गॉड, आप कौन से स्कूल में गए थे? मैं तो स्कूल ही नहीं गया। ओह, जब भी आपको कॉन्डिमेंट्स नहीं पता है ना? इंटरनेट से पढ़े जी, अच्छी बात है ना। तो वो आप वो वाले आप ये इसमें डाल रही हैं? यस, आप वाले बच्चे नहीं जो स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठ के पढ़ते थे, है ना, वही है। अच्छा, हमारा तड़का तैयार है। देखा, जब नियत सही नहीं होती तो ये जब नियत खराब आपकी खाने को लेके तो यही होता है। देखा आपने, ये मैं बात इतनी अच्छी तरह से समझ चुका हूँ। शेफ मुनीज़ा पानी पी ले प्लीज। ये देखिए, शेफ मुनीज़ा के बारे में आपको एक और मजे की बात बताते चलो। दूल्हा भाई का चालान हो गया था, सारी गाड़ी चलाते हुए जा रहे थे, बोले जा रही थी फोन पे। उन्होंने फिर पुलिस वाले से कहा, सार्जेंट से, कि नहीं मेरी बेगम बोल रही है, मैं तो बोल ही नहीं रहा। फिर वो हमारे शो देखते थे सार्जेंट, उन्होंने देखा अरे इनके हस्बैंड ने फौरन छोड़ दिया। कितने देखिए शो से फायदा हुआ दूल्हा भाई, बहुत फायदा हुआ उनको। अच्छा, मेरी दाल का एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है, पता है आपको? ऑफ कोर्स मुझे पता है। क्या? ये राई क्या था ये? राई दाना? नहीं, राई दाना एक ऐसा इंग्रेडिएंट। आई एम सो सॉरी, आप पानी पी रहे हैं? बहुत ज़्यादा वो पानी मैंने पिया, पता नहीं किसने गाली दी है मुझे। गाली दी है? क्यों? ऐसा खुदा का वास्ता, आपने उस्मा वहां से अगर आप दिल्ली दिल में गाली दे रही है तो ये बहुत वो बोलते हैं ना, तड़का लगाया उसकी खुशबू से आपके गले में कि किसी ने गाली दी, गाली नहीं दे सकता। ये जो चल रहा है ना उस्मा और शेफ मुनीज़ा का झगड़ा, नहीं, हम लोग ने ब्रेक में इतना झगड़ा है ना यहाँ पे, ये छुड़वाने आए थे, है ना? इतनी अच्छी बात, ये दो औरतों का झगड़ा। हमेशा मैं देखिए झगड़े सुलझाने के लिए मैं मौजूद हूँ, फिक्र मत कर, डोंट वरी। आपका झगड़ा हो रहा हो, रास्ते में कोई झगड़ते हुए नजर आ रहा हो, फौरन आप लोगों ने असफर को कॉल करनी है।
उसमें हमारा मेकअप कहाँ तक पहुँचा? अच्छा मेरा सीक्रेट इंग्रेडिएंट तो रह गया ना। अच्छा पहले उनका कंप्लीट कर। नहीं देखिए सीक्रेट है, सीक्रेट को थोड़ा सा ओके चले आप बता जब तक हम टमाटर की चटनी बना। मैंने थोड़ा सा मैं बता दूं, मैंने डार्क कलर के साथ इनका जो है वो आइस को थोड़ा देखिए आप डैप देने के लिए मैंने थोड़ा सा ब्राउन का कलर इस्तेमाल किया। उसके बाद मैंने आइज़ को हाईलाइट करने के लिए मैंने अपर पे ऊपर हाइलाइटर का यूज़ किया है, ठीक है। और सॉफ्ट है बिल्कुल, ऐसा मेकअप है कि आप अगर इसको डे में भी कर सकते हैं, नाइट में भी कर सकते हैं। मैंने बहुत सेटल सा एक मेकअप किया है, पार्टी मेकअप के हिसाब से किया है और इनकी एज के हिसाब से, मैं पहले तो बोलूँगी कि इनकी एज के हिसाब से मैंने काम किया है, ठीक है। और क्रीज़ को मैं आइस क्रीज़ आइस जो है कट आइस के साथ थोड़ा सा हल्का सा मैं इनको शेड दूंगी और बाकी मैंने आइस को जो है बहुत अच्छे से जो है मेरे ख्याल में सेटल कर दिया। नहीं और बहुत अच्छा बड़ा फिक्स है। मुझे आप एक बात बताओ, कि आपने इनको एज के हिसाब से ही वाला मेकअप किया, अगर एज इनकी थोड़ी सी ज़्यादा हो तो ये मेकअप कम हो जाएगा या ज़्यादा हो जाएगा? कम ज़्यादा की नहीं है, आप देखिए अपना इवेंट देखें, आपका इवेंट क्या है, आप पार्टी में जा रही है, पार्टी में जा रही है तो थोड़ा सा डार्क भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि एज के हिसाब से थोड़ा सा मैंने जो किया मैंने किया कि डे और नाइट के हिसाब से, मतलब सॉफ्ट मेकअप है। अगर हम सॉफ्ट नहीं कह सकते, अगर इसको थोड़ा सा डार्क करना है तो मैं एज को नहीं देखूंगी, मैं थोड़ा सा अगर इनका पार्टी का है लाइक मायो है, मेहंदी है, तो मैं थोड़ा इसको और ज्यादा डार्क भी कर सकती हूँ, वो अच्छा लगेगा। ये नहीं कि बहुत बुरा भी नहीं कह सकते उसको लगेगा, बट ये कि मैंने सॉफ्ट की तरफ जाना था, मुझे मैंने सॉफ्ट के हिसाब से। आजकल आपने देखा डे वेडिंग्स का इतना ट्रेंड है। हाँ बिल्कुल, तो उसके लिए बिल्कुल दिनों में ही कर रहे हैं, तो उसके लिए आप डे में भी करना चाहिए। तो मैं आपको डे का भी लुक दिखा देती हूँ कि मैंने डे में कैसे करना है। अगर डे में मैंने देखे कर दिया, मैं इसके ऊपर हल्का सा ग्लिटर लगा देती हूँ तो ये थोड़ा सा हैवी भी हो जाएगा, ठीक है, पार्टी वेयर से हट के थोड़ा सा हैवी मेकअप चला जाएगा। और अगर इसको मैं ब्लैक में कर देती हूँ वो स्मोकी चला जाएगा थोड़े, मतलब डिफरेंट है, वो वैरायटी आपने खुद क्रिएट करनी है कि उसको किस तरह से आप काम कर रहे हैं। वो जब मेकअप आर्टिस्ट एक काम कर रहा होता है तो उसको पता होना चाहिए कि मैं क्या किस तरह मुझे काम करना है, मुझे क्लाइंट का ड्रेस देखना है, मैं देख रही हूँ। अब जाहिर सी बात है क्लाइंट पैंट शर्ट पहन के तो नहीं शादी में जाएगा, तो मैं शरारा है या गरारा है उसके हिसाब से मैं उसको मेकअप कर रही हूँ, तो मुझे थोड़ा सा डार्क ही देना पड़ेगा, मैं इतना सॉफ्ट नहीं दे सकती उसको। मुझे थोड़ा सा उसको लाइनर थोड़ा सा अच्छा देना पड़ेगा, मुझे उसको लिपस्टिक थोड़ी ब्राइट करनी पड़ेगी, तो वो अच्छा लगेगा। कि आजकल लड़कियां जो है, यंग जनरेशन जो हमारी है, वो ज़्यादातर नो मेकअप लुक पे जा रही होती हैं। इवन दो शादियों में भी बहुत लाइट सा सटल सा मेकअप किया होता है, ज्वेलरी, न्यूड मेकअप जो न्यूड मेकअप। देखिए न्यूड मेकअप में अगर जाते हैं, जो नो मेकअप लुक का बेस का मतलब होता है उसमें सिर्फ आपकी बेस लाइट है, अदरवाइज आपका आइज का वही मेकअप हो रहा है, डार्क हो रहा है, लिपस्टिक आप वही लगा रहे हो। नो मेकअप लाइट आपकी बेस बिल्कुल नेचुरल टोन, आपकी अंडरटोन के साथ आप काम कर रहे हैं, तो वो नो मेकअप का एक लुक है। आपको बहुत ज्यादा केकी लुक नहीं दे रहा, बट अगर आप आइस देखें तो वही आइस के ऊपर वही काम हो रहा है, लाइनर वही लग रहा है, मैंने आईब्रोज की शेप वही दी है, प्रॉपर्ली एक मेकअप है, उसको आप नो मेकअप का लुक नहीं दे सकते, नहीं दे सकते। सिर्फ हम उसका एक टोन, एक आई शेडो है या उसका ये अगर कंटूर का है तो उससे हम किस चीज से काम कर रहे हैं, तो वो सॉफ्ट 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 की तरफ हम जाएंगे, लाइक उसको बहुत। फिर अभी कितना बचा है इनका मेकअप? बस ऑलमोस्ट डन है, मैं सिर्फ इनका और अब इनको फाइनल आई थिंक अब लिप शेड लगाएंगे, लिप शेड लगाऊंगी और बस ऑलमोस्ट मेरा कंप्लीट हो गया इनका। तो शेफ मुनीसा कल आपने यही मेकअप करके आना है, कल मैंने ये मेकअप करना है, कल आपका टेस्ट है, और कल उस्मा आपने फोन करके हमें बताना है कि शेफ मुनीसा ने कितनी दयानतदारी और कितनी उसके कॉन्शियसली ये मेकअप आपका फॉलो किया। नहीं यहाँ से फिर मैंने किसकी शादी में जाना है? नहीं किसी की नहीं, ये क्या मतलब, आप इस शो पर है, ये क्या शादी से कम है ये शो? हम शादी शो नहीं कर रहे, लेकिन नहीं शादी शो करें ना, मैं कहती हूँ शादी शो करना चाहिए ना, आप बताइए। अब करना चाहिए, शादी शो करना चाहिए, बहुत मजा आता था शादी शो में, क्योंकि मैंने शादी के इवेंट यहाँ पे बहुत ज्यादा अटेंड किया टीवी1 पे, तो मैंने तो बहुत एंजॉय शादी शो में मजा आता है। हमने तो गर्मी में बहुत ज्यादा शादी इवेंट किए हैं, तो बहुत मजा किया यहाँ। यही शादी करनी हमसे राब्ता देखिए, खवातीन और हज़रात, शेफ मुनीसा और उस्मा ये यही लोग हैं जिनकी वजह से शादी शोज होते थे मॉर्निंग शोज में, ये यही लोग हैं और इन्हीं की वजह से हम दोबारा करेंगे। चेंज है ना, एक अच्छा। देखिए लड़कियां जो होती हैं उनको सजने संवरने का शौक होता है, अब आपको नहीं है, आप लोगों ने तो खाली कपड़े पहन लेने आ जाना है, शादी में भी आप लोग ऐसे ही चले जाते हैं। क्या मतलब आपको सजा संवरा हुआ नहीं लग रहा इस तरह? नहीं, आदमियों का उतना नहीं होता ना, मतलब आदमियों को इतना ज्यादा नीड नहीं, हाँ खाली बाल बना लिए, आजकल आदमियों को बहुत ज्यादा। शेफ मुनीसा, अब नेचुरल ब्यूटी के बारे में क्या आपका ख्याल है? ओफ अल्लाह, तो क्या माशाल्लाह, हाँ यहाँ पे हम लोग खवातीन, मगर मेरे ख्याल में खवातीन से ज्यादा आजकल जो है वो मर्द हजरात ज्यादा टाइम लेते हैं, क्योंकि लेडीज
बिल्कुल रेडी होके बैठी होती है, वो सैलून में लास्ट एंडिंग मोमेंट तक सैलून में ही बैठे होते हैं। क्योंकि देखिए बिल्कुल ये भी ना लगे ना कि ड्राइवर की तरह कोई पीछे आया हुआ कि तुम गाड़ी बाहर लगाओ। तो बेचारियों को ऐसे काम का ख्वार नहीं किया जाए ना भाई। हाँ, अब उल्टा हो गया ना, मतलब पहले आगे ऐसे खवातीन को बदनाम नहीं करे ना कि खवातीन बहुत ज्यादा टाइम लेती है। ये तो आप ही ने कहा, ये आप ही के, वो वहाँ हांडी जल रही है और आप यहाँ बातों में लगी। नहीं जल रही वो, नहीं जल रही। नहीं नहीं, मैं देख रही हूँ। वो खांसी शुरू हो जाएगी, वो बोलेंगे किसी ने मुझे फिर कुछ बोला है। वेरी नाइस उस्मा, आज तो आपने मेरा दिल जीत लिया। मेरे जितने दिल की बातें थी उस्मा वो आज आपने खुद ही कर दी। मुझे लगता है ये पहले से ना सबको वो पैसे वैसे तो नहीं देते आप सबको। मैं आज उस्मा से पहली दफा उस्मा का मैं हमेशा से फैन रहा हूं। आई थिंक शी इज वन ऑफ द बेस्ट मेकअप पीपल। मैं उस्मा की बात नहीं करी, जो आते सब इनकी साइड पे चले जाते हैं। आप लोग कॉल करें और आप लोग मेरा देखिए कितनी अच्छी बात है। हां नहीं कॉलर्स आएंगे मेरा। देखिए लोग अगर हक और सच का साथ दे रहे हैं तो आप उनकी दुश्मन क्यों बन गई? हां नहीं, हमें क्या पता, आपने उनको पैसे वैसे तो नहीं दिए, आपने बोला हां मैं आपको ये दूंगा। ख़वातीन व हज़रात, आप जैसे कि जानते हैं कि थाली में बहुत सारे छोटे छोटे प्याले होते हैं, जिनमें से कुछ प्यालों के अंदर पड़ी डिश का जायका अच्छा होता है और कुछ का अच्छा नहीं होता। इसी तरह चले छोड़ो, लेते एक छोटा सा ब्रेक। छोटा सा वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार और हमारी मेकअप आर्टिस्ट उस्मा ने हमारी मॉडल को तैयार कर लिया। राइट उस्मा? बिल्कुल तैयार है, रेडी है हमारी मॉडल, और पार्टी में जा सकती है, शादी में जा सकती है, किसी भी इवेंट में जा सकती है। अच्छा, बस थोड़ा सा स्टाइलिंग को चेंज करना पड़ेगा मुझे, तो डिफरेंट स्टाइल में आ जाएंगे। लाइक मैं इनका जूड़ा कर दूंगी या हाई पोनीटेल कर दूंगी, तो आप देखिएगा थोड़ा बहुत अच्छा सा एक ऐसा होगा कि लाइक थोड़ा हैवी भी हो जाएगा हाई पोनीटेल के साथ। ये तो एक नॉर्मली कर्ल्स है, तो आप शरारा गरारा के साथ वेरी कर सकते हैं, बट मैं इसको हाई पोनी करके थोड़ा सा स्टाइलिंग कर दूंगी तो अच्छा सा एक लुक, डिफरेंट लुक हो जाएगा इनका। ठीक है। अच्छा अभी अब ख़वातीन और हज़रात आप ये मेकअप देख रहे हैं, हमारी ऑडियंस भी उस्मा मेकअप देख रही है, शेफ मुनीसा बहुत गौर से हमारा मेकअप देख रही हैं। इसको और किस किस तरह चेंज कर सकते हैं? लिप कलर चेंज कर सकते हैं, लेंस लगा सकते हैं, क्या क्या और कर सकते हैं एनहांसमेंट? बहुत कुछ इसमें चेंजिंग आ सकती है। लाइक मैं इसको स्मोकी फौरन से 1 सेकंड में स्मोकी कर सकती हूँ। ठीक है। मैं इसके अंदर थोड़ा सा ग्लिटर ऐड कर देती हूँ तो थोड़ा सा शिमरी हाई मेकअप हो जाएगा। लाइक मैं थोड़ा सा इसके लाइनर को थोड़ा और शार्प कर देती हूँ तो विंग लाइनर बन जाएगा। ठीक है। तो चेंजिंग बहुत सेकंड जरा सी चेंजिंग है, इसी लुक को हम बहुत डिफरेंट स्टाइल में कर सकते हैं। बहुत सारे लोग आई थिंक डार्क लिपस्टिक प्रेफर कभी नहीं करते डे टाइम में। नहीं, कुछ जिनके डार्क कॉम्प्लेक्शन है वो डार्क लिपस्टिक की ज्यादा प्रेफर होती है उनको। कि आप डार्क लिपस्टिक लगाएं, अच्छी लगेगी। और जिनका लाइट कॉम्प्लेक्शन है उनको वो सॉफ्ट, उनको कोई भी लिपस्टिक चल सकती है। लाइट कॉम्प्लेक्शन है तो जीती गया आधी जंग। वो मतलब एनी कलर्स पे जा सकते हैं कोई भी रेंज। लेकिन ख़वातीन और हज़रात एक बात मैं फिर आपको बताता ये चलूँ, और जो आपको जानना है और मानना है कि रंगत से, बॉडी वेट से आपकी शख्सियत पे कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। आपकी शख्सियत आपका सबसे ज़्यादा पावरफुल गहना है। आप अपनी शख्सियत पे हमेशा काम कीजिए। जो रंगत है, जो जिस तरह के बाल है, जो आपका बॉडी का शेप है, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। अपनी फिटनेस पे ध्यान दें, अपनी स्किन क्वालिटीज़ पे ध्यान दें, लेकिन कभी भी अपना रंग गोरा करने की तगदों में मत लगे। जो आपका कलर है उस पर कॉन्फिडेंट रहें और उस पर खुश रहें और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। ये उस्मा ने कहा था। उस्मा थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। हैड अ वंडरफुल टाइम। और हमारी मॉडल बहुत अच्छी लग रही है और ये मेकअप आप लोग यूट्यूब पे दोबारा देख के ये मेकअप अप्लाई कर सकते हैं। और एक बड़ी पते की बात ख़वातीन और हज़रात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो क्या है, शेफ मुनीसा गौर से सुनिएगा। ख़वातीन और बच्चे हमारी सोसाइटी का, हमारी ज़िंदगी का एक बड़ा अहम हिस्सा होते हैं। हमारी फैमिलीज़ में आप जिस तरह के जानते हैं ख़वातीन हैं, बच्चे, हम उनके लिए काम करते हैं, मेहनत करते हैं, क्या कुछ नहीं करते। बहुत सारे इस तरह के मर्द हज़रात हैं जो कि अपनी वाइफ्स को, अपनी फैमिली में जो ख़वातीन हैं उनको पावर देते हैं कि वो अपने करियर्स बना सकें, अपने करियर में आगे जा सकें, कुछ नया कर सकें। क्योंकि आप जानते हैं अच्छी तरह से कि ख़वातीन वो काम कर सकती हैं जो मर्द हज़रात नहीं कर सकते। हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। मानती हैं आप ये शेफ मुनीसा? और ये हम बात सब मानते हैं। जो हमारी माएँ हमारे लिए कर सकती हैं, जो टीचर्स हमारे लिए कर सकती हैं, वो कोई नहीं कर सकता। और हमारी जैसे जैसे हम पैदा होते हैं, हमारी माँ हमारी पहली टीचर होती है। हम जब स्कूल जाते हैं तो फीमेल टीचर्स ही हमारी पहली टीचर्स होती हैं। तो आज रोशन राहें में हम आपकी मुलाकात एक शानदार खातून से कराएंगे जिन्होंने एक बहुत बड़ा मसला हल कर दिया। वो मसला क्या है अभी थोड़ी देर में आपको बताता हूँ। आप देख रहे हैं
द मॉर्निंग स्टार में रोशन राय। ख़वातीन और हज़रात, मेरे साथ मौजूद हैं गुलवश ज़ुहैब, और गुलवश एक बहुत ही शानदार काम कर रही हैं। गुलवश एक पहली खातून है जिन्होंने प्ले डेट कैफ़े लॉन्च किया है। वैसे भी बहुत सारे प्ले डेट कैफ़ेज़ हैं, लेकिन एक खातून एंटरप्रेन्योर जिन्होंने एक प्ले डेट कैफ़े पाकिस्तान में कराची में लॉन्च किया है। प्ले डेट कैफ़े क्या होता है? यहाँ पर आप अपने बच्चों को ले जा सकते हैं। आप तो जानते हैं हमारे मुल्क में बच्चों के लिए रिक्रिएशन के बहुत ही कम मौके होते हैं, बहुत ही कम ऑप्शंस हैं, लेकिन प्ले डेट कैफ़े एक बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है। यहाँ पे आप अपने 11 महीने से 3 साल तक के बच्चे को विद नैनी और 3 साल से 11 साल 12 साल तक के बच्चे को विदाउट नैनी ड्रॉप कर सकते हैं। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, बड़ा मज़ा आता है। और क्या क्या होता है ये हम गुलवश से पूछते हैं। गुलवश, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। व्हाट अ फैंटास्टिक कॉन्सेप्ट। मेरा तो दिल चाहता है मैं एक प्ले डेट कैफे में जॉब करना शुरू कर क्योंकि मुझे बच्चों की कंपनी बहुत अच्छी लगती है। मुझे लगता है बच्चे कितनी अच्छी एनर्जी होती है। ट्रू, बिल्कुल सही बात कही आपने। बच्चों के साथ एक तो इतने एक्टिव एंड दे आर सो नेचुरल एंड इनोसेंट कि आप मतलब जो टाइम उनके साथ स्पेंड करते हैं यू जस्ट फॉरगेट एवरीथिंग, सब आप भूल जाते हैं और आप एक बच्चा बन जाते हैं उनके साथ, और बहुत बहुत है आप एक अच्छा टाइम। पहली खातून है जिन्होंने प्ले डेट कैफे लॉन्च किया है। कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में कैसे आया, क्या सोचा? बच्चों से तंग थी अपने? नहीं एक्चुअली ये आइडिया मुझे कोविड के बाद, आपको पता है 1-2 साल का एक पीरियड ऐसा गुजरा थ्रू आउट ऑल ओवर द वर्ल्ड। सब लोग बहुत ज़्यादा एक डिप्रेशन में बेसिकली चले गए थे, और पाकिस्तान में भी आपको पता है स्पेशली कराची में हमारे पास रिक्रिएशनल एरियाज़ बहुत ज़्यादा कम हैं जहाँ आप एक सेफ़ और सिक्योर और इंडोर इन्वायरमेंट में अपने बच्चों को ला सके, जहाँ पे वो 2 घंटे बिल्कुल भूल जाएं अपने एक्टिविटीज़ में। और इसके साथ साथ जो एडल्ट्स हैं, जो उनके साथ अकम्पनिंग मदर्स हैं या पेरेंट्स हैं, वो भी अपना एक क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकें, चाहे वो फ्रेंड्स के साथ हो या फिर वो एज अ कपल अगर वो आते हैं पेरेंट्स। तो वो जब ये सारा कोविड का पीरियड ओवर हो रहा था तो मैं और मेरी फ्रेंड है, शी इज़ ऑल्सो विद मी इन दिस वेंचर, महानूर, तो हम दोनों ने डिसाइड किया कि व्हाई नॉट टू ओपन एन एरिया जो कि चाइल्ड फ्रेंडली भी हो, वहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ हों, पेरेंट्स बिल्कुल जब भी उनको टाइम मिले, स्पेयर टाइम उनके बिजी स्केड्यूल में से, तो वो सोचें कि बस प्ले डेट चले और बच्चों को जो है वो उनकी एक्टिविटीज़ ऐसी होंगी वो उनमें बिज़ी रहेंगे, और वो खुद भी इनफैक्ट जो बड़े हैं वो खुद भी ऐसी एक्टिविटीज़ हमने गेम्स रखी हुई हैं कि वो इंजॉय कर सकते हैं, फूड है, बेवरेजेस है विद द चिल्ड्रन। एंड बेसिकली मैं आपको बताऊं, हमारा जो प्ले कैफ़े है हमने उसको 2 सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है। एक सेक्शन है दैट्स द बेसमेंट में हमने जो है वो प्ले एरिया बनाया जहाँ पे बहुत सारी टॉयज़ हैं, जैसे स्लाइड्स, ट्रैम्पोलिन, गर्ल्स के लिए डॉल हाउस है बहुत अच्छा सा, और बॉयज़ के लिए हमने सुपर हीरोज़ की पूरी थीम रखी है। और जिससे भी छोटे बच्चे हैं, हमारे पास एक पूरी बहुत बड़ी सी एक बस है जिसमें मोर देन 50-60 टॉयज़ जो हैं वो हमने रखे हुए हैं, बहुत हाई क्वालिटी। बेसिकली हमने अभी गुलवश जो बातें बता रही हैं, आपके दिमाग में यकीनन एक तस्वीर बन रही होगी, हम वो तस्वीर नहीं बनने देंगे। आपको एक ज़बरदस्त सी वीडियो दिखाते हैं प्ले डेट कैफ़े की, आप देखिए और फिर एक ब्रेक लीजिए और फिर फ़ौरन से वापस आइए। ये वीडियो देखिए, इट्स अ ब्यूटीफुल वीडियो, मैं देख चुका हूँ, मेरा दिल चाह रहा था कि मैं अभी चला देखिए।
वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस गुलवंश। प्लीज मुझे जॉब पे रख ले, प्लीज मुझे जॉब पे रख ले। मैं ये सब कुछ छोड़ छाड़ के प्ले डेट कैफे में रहना चाहता हूँ जहाँ सिर्फ बच्चे ही बच्चे हों। माय ऑनर। और मैं हंसूं खेलूं उनके साथ, खाऊं पीऊं, बड़ा मुझे मजा आता है। शेफ मुनीसा, चलेंगी आप? जी रख लेते हैं वहाँ पे। बच्चों की कुकिंग क्लास, गुड आइडिया। समर कैंप में हम कर सकते हैं बच्चों की कुकिंग क्लास। बहुत मजा आता है, आपको पता है बच्चों के साथ कुकिंग क्लास में, और बच्चे इतने ज्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब और बेकिंग कुकिंग तो बहुत फेवरेट है बच्चों का। किचन में तबाहियां मचा दो। मेरे बच्चे यही करते हैं। किचन में तबाहियां। कुकिंग क्लास करती थी ना, तो बच्चे और उनकी मदर्स इतनी खुश होती थी। मेरे पास 3-3, 4-4 साल के बच्चे आते थे और वो इतने एक्टिवली पार्टिसिपेट करके एंजॉय करते थे। तो हम ये कर सकते हैं, एक अच्छा सा आइडिया मैंने आपको दिया। बस बिल्कुल। ये तो जो आप शेफ मुनीसा, आपको सिर्फ उंगली पकड़ा, पूरा हाथ जो पकड़ती है ना, ये जो आपकी आदत है, वाह वाह। इसके बारे में तो मैं क्या कहूँ, आपको अवार्ड दूंगा। देखिए काम चलता रहना चाहिए, ये आता रहना चाहिए। ये देखे पहले कहती है कि मोहब्बत जरूरी है, पैसा नहीं। अब देखिए पैसा कितना जरूरी है। ख्वातीन और साथ हमारी एक बड़ी अच्छी दोस्त ने हमें ज्वाइन किया है स्टूडियो में, जो कि एक बहुत ही शानदार क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है। आज एंजाइटी के बारे में, खासकर बच्चों में जो एंजाइटी, बच्चों में जो टेंशन डेवलप होता है, किस वजह से होता है, क्यों होता है, उसके बारे में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है किरण जावेद। अस्सलाम वालेकुम किरण। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए। किरण, बड़ी गर्मी हो रही है, मुझे बताइए क्या गर्मी की वजह से एंजाइटी बढ़ती है? देखिए, गर्मी वन ऑफ द फैक्टर है कि एंजाइटी हो सकती है। एक्चुअली एंजाइटी में होता है कि इंसान बहुत ही हाइपर सेंसिटिव हो जाता है। जब सेंसिटिविटी लेवल्स हाई होते हैं तो कोई भी चीज़ फील हो जाती है। कहते हैं ना, छोटी छोटी बात दिल पे लग जाना, वो वाला सीन होता है। तो एंजाइटी में भी होता है। गर्मी भी है तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी उनको, तो उनको लगेगा जैसे घबराहट, क्योंकि एंजाइटी क्या है, घबराहट, बेचैनी। तो एंजाइटी में जब गर्मी भी होगी तो और घबराहट और बेचैनी। किरण, मैंने कितनी अजीब सी चीज़ देखी गुलबख्श, कि गर्मी से ऑफ कोर्स आपको एंजाइटी बहुत होती है, लेकिन फिर जब एसी चला के बिजली का बिल देखते तो एंजाइटी डाउन होती है। तो फिर क्या कर रही है? बस बात तो वही है ना कि सेंसिटिविटी हाई है तो फिर कुछ भी चीज़ आपको हिट कर सकती है, फिर फंस जाते हैं। तो फिर आपको मैनेजिंग स्किल्स यूज़ करने पड़ेंगे ना, कि आपको जिस तरह के आपको बात के बड़े एंजाइटी अटैक से जो बिल को देखकर होता है, उससे बचने के लिए आपको पहले से कुछ बैलेंस रखना पड़ेगा। तो बच्चों में एंजाइटी की वजह क्या होती है? खासकर मुझे लगता है कि आई थिंक पेरेंटिंग का उससे बड़ा ताल्लुक है। देखिए, बच्चों में आपको बताऊं तो बच्चाज़ आर वेरी एक्सप्रेसिव एंड दे आर वेरी रियल। बहुत ज़्यादा वो सच और बहुत ही ज़्यादा अपने एक्सप्रेशन का इजहार करते हैं, बट बहुत दफ़ा सिंप्लिसिटी होती है। पर बहुत दफ़ा ऐसा भी होता है कि बच्चे अपने एक्सप्रेशंस को ठीक से बयान नहीं कर सकते। जब वो बता नहीं सकते तो वो जो चीज़ें हैं जो उनको डिस्टर्ब की हैं या जो उनमें ट्रॉमा से वो गुजरे हैं, वो अंदर सप्रेस हो जाती हैं। और याद रखिए, जब फीलिंग्स सप्रेस होती हैं, दब जाती हैं, तो वो एंजाइटी क्रिएट करती हैं, बेचैनी। वो कहते हैं ना, अगर आपको परेशानी है तो सोचो क्या आप मसला क्या है, कोई बात है, उसको ट्रिगर खोलो, शेयर करो, ट्रिगर फाइंड आउट करो। अब बच्चा इतना साइकी अपनी समझता नहीं है, तो जब आप एडल्ट होते हो तो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को देखते हो, इसलिए बच्चों में एंजाइटी कॉमन इसी वजह से होती है कि दे डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग, वो एक्सप्रेस दूसरे तरीके से करेंगे। पेट में दर्द है, मोशन हो गए, रो रहे हैं, दर्द नहीं, मम्मा स्कूल नहीं जाना, ट्रिगर क्या है, शायद होमवर्क नहीं किया या कोई बुली करता है स्कूल में, दब गया, बता नहीं सकते हैं, बट वो उनको इस तरीके से जिस्मानी तौर पे या साइकोलॉजिकल तौर पे उनके सिम्टम्स निकलते हैं। ख़वातीन और हज़रात, हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं बजाएंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन शुरू होने वाली है। किरण, गुलवंश और शेफ मुनीसा हमारे साथ हैं। मिलते हैं आपसे छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार और इस वक्त खाने की इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि मैं आपको बता नहीं सकता। ओवर टू आवर डियर शेफ मुनीसा, क्या पोजीशन है? जी जनाब, हमारे दाल चावल की थाली बिल्कुल तैयार है। हमने चावल जो है वो बॉईल कर लिए थे। जल्दी से रेसिपीज़ आपको बता देती हूँ। हमने क्या किया था कि दाल मूंग की ली थी 500 ग्राम, उसको हमने बॉईल कर लिया था। बॉईल करने के बाद पानी डाल के उसको ब्लेंडर में ब्लेंड कर लिया। हमने तड़का तैयार करा जिसमें ऑयल लिया हाफ कप के करीब, उसके अंदर हमने ज़ीरा शामिल करा, राई शामिल करी 1 टीस्पून के करीब, साथ मैंने एक बड़ी प्याज उसको स्लाइस कर लिया था वो शामिल करा जब वो, और साथ में लहसुन के 3 से 4 जवे उनको स्लाइस करके वो शामिल करा। जब ये प्याज और लहसुन लाइट गोल्डन हो गए, खुशबू आने लगी, तो हमने इसके अंदर कड़ी पत्ता शामिल करा
और साथ ही साथ जो हमारी दाल बॉयल हुई थी सिर्फ हल्दी के साथ हमने वो शामिल करी। अच्छा, हमने बघार के अंदर हरी मिर्चें भी शामिल करी थी जो इसको स्पाइसी करेगा, ठीक है। वो आप कम ज़्यादा अपने फ्लेवर्स के हिसाब से कर सकते हैं। जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट मैंने आप लोगों को बताना था, जो मैं अपनी दाल में हमेशा शामिल करती हूँ, वो है किनौर के क्यूब्स, चिकन क्यूब्स। उससे दाल का जो मज़ा है ना वो दोबाला हो जाता है, बड़ी हुई फ्लेवरफुल दाल हो जाती है और वो बच्चे जो नहीं खा रहे होते वो भी शौक़ से खा लेते हैं। और उसके साथ साथ हमने बनाई टमाटर की चटनी, जो कि मैंने तैयार की। टमाटर ले लिए तकरीबन 500 ग्राम, उसको मैंने ब्लेंड कर लिया था। ब्लेंड करने के बाद मैंने एक पैन में ऑयल लिया। ऑयल के अंदर मैंने 1 टीस्पून राई, 1 टीस्पून ज़ीरा शामिल करा और साथ वो जो ब्लेंडेड टमाटर थे वो शामिल कर दिए। साथ साथ इसके अंदर मैंने देगी लाल मिर्च 1 टीस्पून, हल्दी ½ टीस्पून, लाल मिर्च 1 टीस्पून शामिल करी, नमक हस्बे ज़ायका शामिल करा और इसको मैंने इतना पका लिया कि वो वाटर जो उसका था, पानी जो था वो खुश्क हो गया। लास्ट में मैंने इसके अंदर जो है वो शामिल करा चाट मसाला और थोड़ा सा लेमन जूस और जो हरी मिर्चें जो मैंने मोटी मोटी काट ली थी वो शामिल करी और वो हमारी टमाटर की चटनी तैयार थी। हमने उसको फ्लेम ऑफ करा, सर्व कर दिया। साथ ही साथ हमने बनाया कैरी का अचार। वो इस तरीके से बनाया है, कैरी को ले लिया, उसको लंबे लंबे स्लाइसेस में काट लिया। उसके बाद मैंने लहसुन, लाल मिर्च और नमक को कूट लिया और उसमें तेल शामिल करा और ये जो पेस्ट हमने तैयार किया था लहसुन, लाल मिर्च और नमक का, वो हमने जो है कैरी के साथ मिक्स करा ऑयल डाल के। और ये 1 वीक तक से लेके 15 डेज़ तक आपके फ्रिज में रह सकता है। ये इंस्टेंट अचार होता है, ये ख़राब नहीं होता। सब्ज़ी, पुलाव और डिफरेंट चीज़ों के साथ बहुत कॉम्प्लीमेंट करता है। दाल चावल के साथ तो बहुत ही मज़े का लगता है। तो आप देख सकते हैं हमारी दाल चावल थाली बिल्कुल तैयार है। ओवर टू यू असफर। एक्सेलेंट एक्सेलेंट है मुनीसा, प्लीज़ उसको ढक के रख दें। खबरदार आपने 1 चमचा भी उसको ढके, मुझे देना पड़ता है एक थोड़ी सी, एक हमारा चलता रहता है, आपको अंदाज़ा होगा इस बात का। कभी टू किरण मुझे एक बात बताएं, जिस तरह अभी हम बच्चों की एंजाइटी के बारे में बात कर रहे थे, बच्चों में एंजाइटी डेवलप होती है। मुझे एक चीज़ जो कि ये प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा लोगों में देखता हूँ, पेरेंट्स हैव एब्सोल्युटली नो कंट्रोल। वो जो पेरेंट्स हैं आजकल के, वो बच्चों के सामने बिल्कुल बगैर सोचे समझे लड़ते हैं, आर्ग्यूमेंट करते हैं, बदतमीज़ी करते हैं, सिर्फ आपस में ही नहीं, किसी और से भी। अगर कोई मुलाजिम है जिसने गलत काम कर दिया, उसके आगे भी चीख रहे हैं। आपको अंदाज़ा नहीं है बच्चे कितनी जल्दी वो चीज़ पिक करते हैं। आप इस बारे में क्या कहें? बिल्कुल आपने ठीक कहा कि हमारे अंदर कंट्रोल एज अ पेरेंट बहुत कम है, ठीक है। हमें वही अपने सेल्फ कंट्रोल करना है ताकि बच्चा वही चीज़ सीखे और अपने आप को उसी तरह से मेंटली हेल्दी रखे। यही बात है जो मैंने शुरू में बात की थी ना, सेपरेशन ऑफ इमोशंस। अब पेरेंट्स हैं, कुछ भी करें बच्चा डर जाएगा, खौफ में आ जाएगा। ये एक्चुअली सारी नेगेटिव फीलिंग्स ही जो दबी हुई होती है वही एंजाइटी क्रिएट करती हैं और ये कॉम्प्लेक्स इंडिविजुअल्स बनते हैं बड़े होके। बिल्कुल, और ये जब प्रोलॉन्ग करती हैं तो जो एडल्टहुड में आते हैं तो वो एंजाइटी डिसऑर्डर्स बन जाते हैं, जिसमें पैनिक डिसऑर्डर हो जाता है, OCD भी हो सकता है और वेरियस किस्म के डिसऑर्डर्स हैं। एंड डेफिनेटली कॉम्प्लेक्स इंडिविजुअल्स बन जाते हैं वो, ठीक है। वो उनके रिलेशनशिप इश्यूज आ जाते हैं, उनकी लाइफ्स अपनी प्रोफेशनली भी पर्सनल भी जो भी रिलेशनशिप उसमें ख़राब हो जाती हैं। और फिर यही वजह है कि पेरेंट्स को बहुत सोच समझ, कहते हैं तरबियत अच्छी होनी चाहिए। उसमें ये भी शामिल है कि आप किस तरह से गुफ्तगू कम्युनिकेट कर रहे हो दूसरों के साथ, और भी बच्चों के सामने बहुत मैटर। बच्चे वही सीख रहे होते हैं। एग्जैक्टली। किरण मुझे एक बात बताएं, अगर अभी हमारे शो को पेरेंट्स इस वक्त देख रहे हैं और उन्हें इस बात का रियलाइजेशन हो जाए कि हमने अपने बच्चों के सामने बहुत लड़ाई की है या लोग कुछ किसी को मिसट्रीट किया है और शायद उनके बच्चे पे कोई असर हो, वो उसको सही कैसे करें? अब बच्चे से किस तरह प्रॉब्लम को सही कैसे? देखिए, सबसे पहले तो अपने इमोशंस पे कंट्रोल करें। हमारे पास जब बच्चे को थेरेपी के लिए लेके आते हैं ना, और जब बच्चों के इश्यूज निकलते हैं तो हम ये कहते हैं पेरेंट्स आप आ जाएं सबसे पहले थेरेपी के लिए। आपको ज़रूरत है एग्जैक्टली कि अपने इमोशंस को बैलेंस कैसे रखना है, कंट्रोल कैसे करना है, सही जगह पे किस तरह निकालना है, डिस्प्लेस नहीं करना। ऑफिस से गुस्सा था बीवी पे निकाला, बीवी का गुस्सा था बच्चे पे निकाला, ठीक है। ये चीज़ें बहुत होती हैं। सो पेरेंट्स को मैं यही कहूँगी कि एक तो अपने इमोशंस को कंट्रोल करें, सेकंड बच्चों के साथ अच्छा कम्युनिकेशन डेवलप कीजिए, दोस्ती का, ताकि अगर उनके अंदर कुछ सप्रेस्ड फीलिंग्स हैं तो वो निकल सकें, वो आपसे शेयर कर सकें, आपसे बोल सकें, क्योंकि शेयरिंग से ही ये सप्रेशन निकलती है और फिर एंजाइटी ऐसे ऐसे रिड्यूस और मिनिमम की तरह मिनिमाइज होती चली जाती है और फिर यही हेल्दी मेंटल माइंड का निशानी है। अच्छा जी जी प्लीज़ बोलिए। इस पर मैं सिर्फ एक छोटी सी चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि अगर जैसे आपने क्वेश्चन किया कि अगर आपने लड़ाई कर ली, कुछ ऐसा मिसबिहेवियर कर लिया बच्चों के सामने, जब आप काम डाउन होते हैं तो एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों के, अगर आपने बच्चे से फॉर एग्जांपल आपने कुछ ऐसा कर दिया, आपको लगता है आपने गलत किया, आपको सॉरी कहना चाहिए, आप अपोलोजाइज़ करते हैं। ये हैबिट बच्चों में भी डेवलप होती है कि अगर आप कोई चीज़ गलत कर देते हैं, अपोलोजाइज़ करना इज़ गुड।
आपको करना चाहिए। इससे आपके अंदर जो है एक ह्यूमिलिटी भी आती है। बिल्कुल, आप बिल्कुल एक जो है वो एक आ जाते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है पेरेंट्स के लिए, मैं ये देखती हूँ आजकल मदर्स और फादर्स ज़्यादातर अपने मोबाइल्स में इतने बिजी होते हैं कि दे आर नॉट गुड लिसनर्स। बच्चों के पास कोई होता नहीं है कि वो उनकी बात सुने। बच्चा अभी बात ही कर रहा होता है, पेरेंट्स के रुक जाओ, उससे भी एंजाइटी बहुत बढ़ती है वो नेग्लिजेंस की तरफ क्योंकि वो नेग्लिजेंस एग्जैक्टली वो अपनी बात कहाँ कहें, फिर वो बाहर निकल के जाते हैं। पता नहीं कैसे हर तरह का एनवायरनमेंट होता है, बच्चों पे कंट्रोल पेरेंट्स कितना उनको जो है वो मॉनिटर करें, तो इस चीज़ से भी बच्चों में एंजाइटी बढ़ती है। गुलमत साहब, प्ले डेट कैफे में कभी इस तरह देखती है कि पेरेंट्स आते हैं बच्चों के साथ और वो बच्चों से इसी तरह का रवैया रखते हैं, तो डू यू टॉक टू द पेरेंट्स, आप उनको समझाती हैं? हमारा बेसिकली हम लोग एक तो चाइल्ड फ्रेंडली इन्वायरमेंट है। सेकेंडली मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि हमने बेसिकली यहाँ पे स्क्रीन्स वगैरह हमारे जो है कैफ़े में बिल्कुल नहीं रखी हमने, ताकि बच्चे स्क्रीन भी नहीं देखें। पेरेंट्स को हमने क्या किया है, हमने उनके लिए गेम एक्टिविटीज़ रखी हैं। तो मोस्टली क्या होता है, जब पेरेंट्स आते हैं वो मोबाइल साइड पे रखते हैं एंड दे स्टार्ट प्लेइंग गेम्स, वो जेंगा खेलते हैं या फिर बच्चों के साथ ही एक्टिविटीज़ होती हैं, लूडो है, चेस, तो वो इस तरह की एक्टिविटीज़ में इंडल्ज नज़र आते हैं। तो मुझे तो लगता है आपको बाहर बड़ा बड़ा बोर्ड लगाना चाहिए, नो मोबाइल फोन्स अलाउड। सीरियसली आपको होना पता तो ये है, चाहिए। नो गैजेट्स। मैं एक चीज़ से बड़ी इंस्पायर थी बाय आई थॉट कि मैं ये रखूं कि अगर आप अपने सारे मोबाइल फ़ोन्स जमा करें द मोमेंट यू एंटर, और हम आपको 20% ऑफ देंगे इस बात पे, ताकि आपको ओवरऑल इंटायर मेन्यू पे आपको प्ले एरिया पे 20% ऑफ, सो दैट बिल्कुल टोटली फैमिली टाइम आप इंजॉय करें उसका। अच्छा, एक चीज़ और मुझे मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को, कभी कभी किरण मैंने एक चीज़ नोटिस की है, इवन मेरी अपनी फैमिली में भी होता है कि अगर कभी कोई बच्चा तकरीबन आई थिंक 15-16 साल के भी बच्चे ही होते हैं, यू नो यंग एडल्ट्स, अगर वो फेल हो जाते हैं या कोई मैच हार जाते हैं या कभी रिले रेस में या किसी रेस में सेकंड या थर्ड आते हैं, तो पेरेंट्स मैंने देखा उनको बिल्कुल शैटर कर देते हैं। तो अरे तुम फेल हो गए, अरे तुम फर्स्ट नहीं आए, उनका बच्चा ये, इनका बच्चा वो। आई थिंक इससे बहुत ज़्यादा बच्चों की शख्सियत कैसे, इससे श्योरिटी से बच्चों की शख्सियत ख़राब होती है। बच्चे में ये सेंस पैदा होता है कि मैं एक्सेप्टेबल नहीं हूँ, मैं इस वजह से एक्सेप्टेबल हूँ कि मेरा ए ग्रेड आएगा। यू नो, सेल्फ एस्टीम लो होती है, आई हैव नो वैल्यू, मेरी अपनी कोई वैल्यू नहीं है। अगर मैं कुछ अचीव करता हूँ तो उस अचीवमेंट की वजह से मैं हूँ। तो फिर बड़े होकर वो यही करता है, ये चाहिए, वो चाहिए, चीज़ें चाहिए, ताकि मटेरियलिस्टिक या दूसरी चीज़ों से अपने आप को मनवाना है कि फिर मेरी कोई वर्थ है। होना क्या चाहिए कि सेल्फ एस्टीम हाई तभी होती है कि जब इंसान अपनी वर्थ, अपनी सेल्फ इमेज को अच्छा जाने कि जो भी है कम पे भी मैं अच्छा हूँ और कॉन्फिडेंट हूँ। और ये चीज़ पेरेंट्स से ही आती है, उनको एक्सेप्ट करें द वे दे आर। बच्चा जैसा है उसको वैसे एक्सेप्ट करें, और जो मिस्टेक्स हैं उनको बहुत ही अच्छे तरीके से आप रेमेडीज़ की तरफ लेकर आ सकते हैं। उसकी आप बच्चे हैं तो एक्टिविटीज़ प्ले के थ्रू इंगेज होकर कर सकते हैं। टीनेजिंग है, उनके साथ तो बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन की ज़रूरत है। वो बड़ी मुश्किल एज है ये एज बहुत, क्योंकि आपके चेंजेस आ रहे होते हैं। ठीक है, आप बच्चे से फिर आप प्यूबर्टी होती है, प्यूबर्टी हिट करती है, और उसके बाद फिर आप एडल्ट की तरफ, 19 के बाद एडल्टहुड की तरफ, एडोलसेंस की तरफ जा रहे होते हो। आई थिंक एक इतना मेजर पीरियड है जब डिप्रेशन हिट करता है आपको। बिल्कुल, बड़ा खतरनाक आइडेंटिटी क्राइसिस भी हो जाता है। बच्चों को होता है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मेरी क्या वर्थ है। और बहुत से GIDs डिसऑर्डर्स भी होते हैं, जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर्स भी होते हैं कि इंसान में आपने देखा होगा, कोई मेल है तो वो फीमेल की फीलिंग्स के साथ है, फीमेल है तो मेल की फीलिंग्स के साथ है। तो ये भी सब क्राइसिस इसी टीनेज में होते हैं। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा पेरेंट्स को अलर्ट रहना पड़ता है कि बच्चों के साथ डीलिंग, और इसी टाइम पर बच्चों को सबसे ज़्यादा सुननी पड़ती है। तुम यहाँ से गए, तुम इतनी लेट आए, तुमने ये किया, तुमने पढ़ा नहीं, तुमने ग्रेड नहीं लाया, और तुम किन दोस्तों के साथ, तुम क्या हो। जो पूरा उनका बचपन वो ग्रेड के पीछे एग्जैक्टली प्रेशर, और देखिए वो प्रेशर क्रिएट्स एंजाइटी। अच्छा किरण, मुझे एक बात बताएं, बच्चों में पेट्स की अहमियत और आर्ट की अहमियत कितनी ज़्यादा है? देखिए क्योंकि पेरेंट्स को मैंने देखा है ज़्यादातर क्या होता है हमारे मुल्क में, मैंने ये बहुत मेजरली देखा है, बच्चों को सिर्फ किताबें और स्कूल और तीसरी कोई बात नहीं, बस बाहर 1 घंटा खेल लो जाते हैं। आर्ट बहुत अच्छा मीडियम है, बहुत अच्छा चैनल है टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स। ठीक है, बहुत ज़्यादा बच्चे कर करके आर्टिस्ट भी बन जाते हैं, अपने कलर्स के थ्रू, अपनी स्केचिंग के थ्रू, ड्राइंग्स के थ्रू अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं। इवन हम थेरेपी में भी आर्ट को यूज़ करते हैं एज एक्सप्रेशन ऑफ द फीलिंग। बच्चे जो नहीं बता सकते वो उसमें ड्रॉ कर लेते हैं, राइट। तो इससे भी ये बहुत अच्छा मीडियम है। इवन आर्ट को अप्लाई करना चाहिए लाइफ में। पेट्स का भी है कि देखिए, पेट्स का साइकोलॉजिकल वो देखें कि जब इंसान को हर जगह से प्यार नहीं मिलता तो वो पेट्स में ढूंढता है।
लव, क्योंकि पेट्स के साथ बहुत ज़्यादा लव एफिलिएशन बॉन्डिंग होती है, ठीक है, तो वो उनके साथ नेग्लिजेंस जब मिल रही होती है तो वो, क्योंकि पेट आपको ही आके प्यार करेगा, आपका पेट है, आप कुछ भी करें वो आपको एक्सेप्ट करेगा, आपके तमाम फ्लॉज के साथ भी, तमाम मिस्टेक्स के साथ भी आपको एक्सेप्ट करेगा, वो आप पे कंडीशंस नहीं लगाएगा जो हम लगाते हैं, जो हम इंसान लगाते हैं। मुझे बहुत बुरा लगता है। आई थिंक हमें जिस तरह लोग जैसे हैं उनको वैसे एक्सेप्ट करना चाहिए और अपने बच्चों के साथ प्लीज़ कॉन्शियसली थोड़ा हल्कात रखें, उनके सामने अपने जो बिहेवियर है, अपने जो जज्बात हैं उनको बहुत कॉन्शियसली कंट्रोल करें। एनी मैसेज you would like to give to the audience as you watch? बिल्कुल, as a woman entrepreneur, I must say कि औरतों को अपनी एक वैल्यू को जानना चाहिए। आपकी एक अगर आप मैरिड हैं या आप सिंगल हैं, आपके घर के जो है कुछ ड्यूटीज़ हैं आप फुलफ़िल कर रहे हैं बहुत अच्छे से, तो वो तो आप कर ही रहे हैं, ठीक है, बट यू आर अ ह्यूमन बीइंग एज वेल। आप अपनी एजुकेशन पे जो है वो बहुत फोकस रखें, एजुकेशन आपको बहुत ज़्यादा ग्रूम करता है। इसके अलावा अगर आपके दिल में कोई आइडिया है, अगर आप किसी चीज़ में अच्छे हैं, कोई स्किल्स हैं आपके अंदर, सो प्लीज़ डोंट लेट देम डाई। अपने ड्रीम्स को जो है वो फ्लरिश करें। इसका बहुत छोटा सा एक सिंपल एक स्टार्टअप कह सकते हैं, आप स्टार्ट यूँ ले सकते हैं कि आपके माइंड में कोई भी है, आप बिज़नेस करना चाह रहे हैं, आप कोई और ऐसी एक्टिविटी जो आप घर से करना चाह रहे हैं या आउटडोर, आप पहले उसका नाम रख लें। जब आप नाम रखेंगे ना तो ऑटोमेटिकली एक जैसे एक बच्चे का नाम रखते हैं आप, फिर आप उसकी पर्सनालिटी पे काम करना शुरू कर देते हैं। सो जब आप अपने किसी बिज़नेस का नाम रखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका दिल भी चाहेगा कि आप मज़ीद उसके ऊपर काम करके उसको फ्लरिश करें। सो प्लीज़ अपनी जो वुमेन एम्पावरमेंट है ना, दैट्स रियली इंपॉर्टेंट, और वो हमारी एक एजुकेशन से, एक्सपीरियंस से और इन सब चीज़ों से आती है। और घर की सपोर्ट डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपके घर पे आपके पेरेंट्स, आपके हस्बैंड, आपके बच्चे सपोर्टिव हैं तो आप बिल्कुल आप बहुत इजी हो कि आप दुनिया में कह रही हूँ फतह कर सकते हैं, अगर इस तरह ये सब कुछ। वेरी वेल सेड, वेरी वेल सेड। एनी मैसेज आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बिल्कुल, क्योंकि बच्चों की बात हो रही है तो मैं ऑडियंस को ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, आज जो हम है ना वो हमारा बचपन था। चाइल्डहुड मेक्स यू अ गुड एडल्ट, ठीक है, तो अपने बच्चों की बचपन में ही एक अच्छी तरबियत करें, उनको अच्छा माहौल दें, उनसे बातचीत अच्छी करें, क्योंकि जो वो आज बन रहे हैं वही रिफ्लेक्ट करेंगे अपने एडल्ट में, ठीक है। सो इसलिए आप अपने आप को भी बहुत ज़्यादा कंट्रोल के साथ चलें, प्योरिफिकेशन के साथ चलें, अपनी फीलिंग्स को सही जगह पे एक्सप्रेस करें और बच्चों को भी एक अच्छा हेल्दी एनवायरनमेंट दें। ये अपनी मेंटल हेल्थ के लिए भी अच्छा और बच्चों के मेंटल हेल्थ के लिए भी अच्छा। बहुत बहुत शुक्रिया किरण, कितनी अच्छी आपने बात की। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द शो। बहुत शुक्रिया गुलवंश, इट वाज लवली हैविंग यू हियर। शुक्रिया शेफ मुनीसा। अभी पता चलेगा पकाया क्या है, मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन मेरी बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। ख़वातीन और हज़रात, बहुत बहुत शुक्रिया द मॉर्निंग स्टार देखने के लिए। हमारी हमेशा से यही कोशिश होती है किसी ना किसी तरह आपकी ज़िंदगी हम बेहतर कर सकें। जब बच्चों की बात आती है तो मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली आप लोगों को ये समझाना चाहता हूँ कि बच्चों के सामने अपने जज्बात को, अपने बिहेवियर को कंट्रोल करें, क्योंकि आप उनके सामने जो भी रिएक्ट कर रहे हैं वो बच्चे सीख रहे हैं। ये याद रखिएगा। प्ले डेट कैफ़े कराची में है, खैबान निशात में, एक बड़ी शानदार जगह। अपने बच्चों को ज़रूर वहाँ लेके जाइए। और किरण जावेद हमारे साथ होती है, बड़ी अच्छी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। कोई भी दिमागी मसले हो तो बात कर लें, कोई मसला नहीं है, राइट? बहुत बहुत शुक्रिया द मॉर्निंग स्टार देखने के लिए। कल सुबह फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।